हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज बहुत बड़ा क्लास लेने जा रही हूँ मैं, जो कि है आपके फूड्स की मैराथन। मेरे चैनल पर तो मैंने फर्स्ट टाइम सारे मैराथन्स लिए हैं और फूड्स के मैराथन के कंप्लीट होते ही हम जो हैं टीजीटी और पीजीटी का कंप्लीट सिलेबस कर चुके होंगे। पीजीटी में एक सेशन है अलग, ह्यूमन एनाटॉमी का थोड़ा ब्रॉड सेशन आता है, तो फिजियोलॉजी की क्लासेस तो आपको मेरे चैनल पर हजारों मिल जाएंगी। आप आराम से उसे पढ़िए और मैं उसे लगातार पढ़ाती भी रहती हूँ आपको। तो आज जो है हम फूड्स एंड न्यूट्रिशन की बात करेंगे, आहार एवं पौष्टिकता की बात करेंगे। वो भी मैं आपसे बात करूंगी, मैराथन में बात करूंगी। ठीक, सो स्टूडेंट्स, सभी बच्चे जो हैं क्लास में ज्वाइन कर लीजिए, कनेक्ट हो जाइए अपने अपने नोट्स के साथ, क्योंकि देखिए मैराथन है तो यहाँ मैं आपको एक एक चीज डिटेल में नहीं बताऊंगी, बट हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं पूरा सिलेबस जितना आज कंप्लीट कर सकती हूँ कर दूँ आपको। 2 घंटे की क्लास तो मैक्सिमम होगी ही होगी। अच्छा सुनिए, और दूसरी बात यह है, डिटेल्स में पढ़ने के लिए अब मैं कुछ टॉपिक आपसे कहूंगी, आप डिटेल में पढ़ो, तो उसके लिए आप मेरा अलग से वीडियो देखेंगे जो अभी लेटेस्ट मैंने डाले हैं। जैसे कि मैंने प्रोटीन पढ़ाया है अभी कुछ 1-2 महीने पहले, मैंने फैट्स की बात करी है, मैंने आपसे मिनरल्स की बात भी करी है, मैंने आपके साथ वाइटामिन की बात भी करी है। वो आप और अच्छे से देखेंगे क्योंकि वहां पर जो है काफी डिटेल्ड में मैंने उन सब के बारे में बात की है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपसे बीएमआई बीएमआर की बात कर चुकी हूं मैं, कि व्हाट इज बीएमआई एंड व्हाट इज बीएमआर। वो वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए थ्योरी वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि थ्योरी देखने से हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का मैराथन क्लास, फूड्स एंड न्यूट्रिशन का। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। द गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज फूड्स एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, फूड्स क्या है, न्यूट्रिशन क्या है। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं इंटर करके, और आप लोगों को आज मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ। मैंने 12th यूपी बोर्ड से किया हुआ है। मैं इंग्लिश मीडियम की पढ़ी हुई नहीं हूँ बच्चों। कुछ बच्चों को लगता है कि मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, मैं यूपी बोर्ड की पढ़ी हुई हूँ। 12th क्लास मैंने किया, उसके बाद मैंने अपनी मदर से जिद की कि नहीं मुझे बीएससी होम साइंस ही करना है, मुझे बीए होम साइंस नहीं करना है। पता नहीं क्या मुझे एक सनक थी, एक जिद थी। थोड़ा सा मैं 5 मिनट आप लोगों के लेती हूँ। बच्चे बहुत कहते हैं मैम अपने बारे में बताइए ये वो। देखिए मुझे थोड़ा पर्सनल लाइफ को सबके सामने शेयर करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा बताती नहीं हूँ। बट हाँ, मैं अपनी स्टडी से रिलेटेड आपको बता सकती हूँ। तो मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, प्योर गर्ल्स इंटर कॉलेज से मैं पढ़ी हुई हूँ स्टूडेंट। और मैंने 10th क्लास में मेरे फादर को खो दिया था। उसके बाद मैंने जो है 12th तक बहुत कम स्कूल देखा, मतलब मुंह देखा, क्योंकि मेरी मदर को जॉब मिली मेरे फादर की जगह। वो उतनी पढ़ी हुई थी, उनके बराबर पढ़ी हुई थी, बल्कि वो मुझसे ज़्यादा पढ़ी हुई है। आज भी मैं उनके बराबर नहीं पढ़ पाई हूँ, मेरे मदर के बराबर। और मेरी माँ को जॉब मिल गई तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ऐसा बड़े बच्ची होने के हिसाब से मैं घर की सबसे बड़ी घर की सबसे बड़ी हूँ। तो मैं घर पे रहती थी, जिम्मेदारी आ गई थी, मदर जॉब पे चली गई थी। तो मैंने फर्स्ट ईयर के दिए थे हाफ अर्लीज, फिर मेडिकल लगा दिया था फाइनल में, और उसके बाद में सीधे मैंने 12th के जो है आपके फाइनल्स दिए थे और मैंने 70% से पास किया था। फिर जब मैं पहुंचती हूँ बीएससी होम साइंस के लिए, जिद करती हूँ मदर से, कहती हूँ नहीं मुझे बीए नहीं करना है, एक बीएससी होम साइंस से करनी। पता नहीं क्या एक एज फैक्टर होता है, जिद होती है। ठीक है, मेरी माँ ने मुझे बीएससी होम साइंस में एडमिशन दिला दिया। और हमारे शहर में उस समय केवल 2 कॉलेज में बीएससी होम साइंस होती थी, टॉप के कॉलेज थे वो। तो जब मैंने फर्स्ट क्लास में कदम रखा, और हमारी जो क्लास टीचर थी वो फूड्स एंड न्यूट्रिशन ही पढ़ाती थी, तो वो पहले दिन आके हम लोगों से पूछती हैं, हमें सब बताया जाता है कि ये सिलेबस है, दुनिया भर की बातें जो भी होती हैं। और उन्होंने हमसे पूछा व्हाट इज फूड, बताइए व्हाट इज फूड, फूड क्या होता है। तो हम शायद 35-40 थे उस ग्रुप में, हम बहुत छोटे थे, हमारा जो बैच था वो बहुत छोटा था। हमसे सीनियर 75 थे, मतलब जो सीनियर थे हमारे वो 75 थे क्लास में, और हमसे जो जूनियर आए थे हमारे बाद वो भी बहुत आए थे, लेकिन एक हमारा ही बैच सबसे छोटा था। हम शायद 35 या 40 बच्चे थे, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है इस समय। तो जब वो पूछती हैं व्हाट इज फूड, तो हम कहते हैं कि फूड क्या होता है भाई, जो हम खाते हैं वो फूड है ना, जो हम खाते हैं। तो वो कहती है नहीं, जिस चीज से आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो आपको सटाइटी वैल्यू प्रोवाइड करता है, जो आपको संतुष्टि प्रदान करता है, उसे आप फूड कहते हैं। ठीक है, आप कुछ भी तो नहीं खा लेते ना, आप फूल खा लीजिए, आप पत्ती खा लीजिए, आपको सटाइटी वैल्यू मिल जाएगी। क्या लोग कच्ची सब्जियां नहीं खाते हैं? खाते हैं। क्या लोग गाजर मूली नहीं खाते हैं? खाते हैं। लेकिन वो कहती थी जो आपको संतुष्टि प्रदान करता है ना,
जो आपकी शारीरिक क्रियाओं को पूरा करते हैं वो तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट जो आपको संतुष्टि प्रदान करता है, आपको सेटिस्फेक्शन देता है, उसे हम बोलते हैं फूड्स। ठीक है, तो और मैं थोड़ा सा और बताती हूँ आप लोगों को। हमें सब नोट्स इंग्लिश में मिले थे। मैं बिल्कुल प्योर यूपी बोर्ड की पढ़ी हुई स्टूडेंट, और इंग्लिश में हमें नोट्स मिले थे। सीरियसली मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट, मैं 1 महीने के लिए डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, क्योंकि कंप्लीट नोट्स इंग्लिश में मिलते थे। ऐसा नहीं था कि हमारी मैम हमें हिंदी में समझाती नहीं थी, प्रॉपर समझाती थी, लेकिन वो लिखवाती सारे नोट्स इंग्लिश में थी। कोई एक बला हमको पता चली पहली बार कि असाइनमेंट बनाने हैं। जीवन में पहली बार सुना व्हाट इज असाइनमेंट, को समझ में नहीं आता ये असाइनमेंट क्या होते हैं। और मैं सीरियसली बताती हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी स्टूडेंट। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं भी बहुत सारे सिचुएशन को देख करके यहाँ पर आई हूँ। मतलब यहाँ पर क्या, मैं कहीं भी नहीं हूँ, बस आप लोगों को एज अ फैसिलिटेटर थोड़ा सा समझा देती हूँ, क्योंकि वो चीज़ मुझे समझ में आती है तो मैं सोचती हूँ मैं अपने तरीके से समझा दूँ। बाकी स्टूडेंट, मैंने भी बहुत सारे ऐसे बुरे बुरे दिन फेसेस किए हैं, मैं बता नहीं सकती वरना मैं रोने लग जाऊंगी। सीरियसली मैं अपनी लाइफ को ज़्यादा एक्सपेल आउट नहीं करती, सबके सामने नहीं रखती, बट मैं इतना आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बताती हूँ। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मैं अपनी मम्मी से ये बात बोल नहीं सकती थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब, क्योंकि मैंने बहुत जिद करी थी बीएससी में एडमिशन लेने के लिए। तो जब मुझे वहाँ पे सपोर्ट करती हैं मेरे सीनियर, एक सीनियर थी, 1 महीने बाद हमारे सीनियर आए थे, हम लोग पहले बुला लिए गए थे जूनियर। हमारे सीनियर जो थे, अब भाई हम लोग उन्हें मैम बोलते थे क्योंकि मैंने प्राइवेट कॉलेज से किया है, तो वो सीनियर आई थी और मैं रो रही थी। हमारी ऊपर बहुत टॉप मोस्ट पे हमारा था क्लास, मैं वहाँ रो रही थी खड़े होकर के। वो मुझे देखती हैं, कहती हैं क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। फिर मैंने उन्हें सब बात बता दी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है, मैं कैसे लिखूंगी। भाई आंसर तो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा ना, जब इंग्लिश में नोट्स मिल रहे हैं तो। और ये असाइनमेंट क्या होते हैं, ये यूनिट टेस्ट क्या होते हैं, कुछ नहीं पता था मेरे को। उन्होंने मुझे, आज भी वो मेरे लिए भगवान जैसी हैं, उन्होंने मुझे सारे नोट्स हिंदी में प्रोवाइड कराए। उन्होंने मुझे बताया कि तुम इंग्लिश के साथ हिंदी में भी लिख सकती हो। मैंने इंग्लिश में आंसर किया। इंग्लिश समझते हैं आप, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। इंग्लिश में हेडिंग रहती थी मेरी और हिंदी में मेरे आंसर्स रहते थे। और उन्होंने मुझे हर चीज़ समझाई कि कैसे असाइनमेंट लिखना है, कैसे उसका फ्रंट पेज बनेगा, कैसे बिब्लियोग्राफी बनेगी। हर चीज़ को उन्होंने मुझे इतना फैसिलिटेट किया, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। वही स्कैफ फोल्डिंग दी उन्होंने मेरे को, और इतनी ज़्यादा दी कि वो बस में मेरे साथ आती थी, पूरे टाइम मुझे पढ़ाती हुई लेके जाती थी। और मैंने पढ़ाई के महत्व को समझा है बहुत ज़्यादा। और तब जा करके फिर मैंने अपनी इंग्लिश पे काम किया, तब जा करके मैंने अपनी हिंदी पे काम किया, हर चीज़ पे काम किया, और फिर जा करके 75% से 76% से बीएससी फर्स्ट ईयर को पास किया। सो स्टूडेंट, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेहनत करने से आती हैं। और आपसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी परेशान होते हैं, उनकी फैमिलीज में बहुत प्रॉब्लम है। आप परेशान मत होइए। देखिए, एज अ फैसिलिटेटर मैं आपको फैसिलिटेट करती रहूँगी, आपको सपोर्ट मेरी तरफ से 100% मिलता रहेगा। ठीक है, आप बस अपना हिम्मत नहीं खोइए। और इस चीज़ को, जो भी किसी भी स्टूडेंट के जीवन में अगर कोई भी समस्या है, तो बस वो ये समझ लीजिए कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और वो परीक्षा में आपको उनको पास होकर दिखाना है। ठीक है, तो किसी को भी डीमोटिवेट नहीं होना है और परेशान नहीं होना है। मेरी तरफ से आपको जो भी हेल्प चाहिए मैं दूंगी। अब जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट में पूछा है, और कई बार उन्होंने, बेचारे ने मुझे 6-7 बार कमेंट किया, मैंने फिर उनको आंसर किया। मैं देख नहीं पाई थी कि मैम वो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक अलग वीडियो दूंगी आपको और मैं समझाऊंगी आपको कि प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, जो आप पढ़ते हो। उन्होंने मुझसे पूछा है कि मैम जब प्लेसेंटा से ही बच्चा जुड़ा है तो फिर अलग अलग क्यों कर देते हैं। मैं पूरा डिटेल वीडियो दूंगी आपको मैराथन कराने के बाद। ओके, तो अगर आप देख रहे हो तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, उसका मैं डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी और मैं समझाऊंगी कि व्हाट इज प्लेसेंटा एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड व्हाट इज अम्बिलिकल कॉर्ड, उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, क्यों हम कहते हैं कि बच्चा प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, और क्यों हम कहते हैं कि न्यूट्रिशन जो है प्लेसेंटा देता है और जुड़ा बच्चा अम्बिलिकल कॉर्ड से होता है, ऐसा क्यों, जबकि है तो वो एक ही चीज। मैं पूरा समझाऊंगी डिटेल में आपको। ओके, सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने बहुत बातें कर ली हैं आप लोगों से, न्यूट्रिशन का मैराथन स्टार्ट कर देते हैं। तो फूड तो समझ में आ गया होगा आपको, व्हाट इज फूड। जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के स्टूडेंट, तो न्यूट्रिशन की शुरुआत आपके भोजन के साथ ही होती है। आपको पता है न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं भाई, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर के ऊतकों की मरम्मत करते हैं, टूट फूट की मरम्मत करते हैं, बॉडी बिल्डिंग्स करने में हमको हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में
सुरक्षात्मक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और क्या करते हैं, देखिए ऊतकों से बदलकर अपना पोषण करते हैं। उन सभी चीजों से संबंधित हैं जो हमारे कार्य को करने के लिए भोजन के साथ हमें मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। वही चीज मेरी मैम वाली बात कि तुम कुछ भी तो नहीं खा लोगे ना, और कुछ भी तुम्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं देगी, कोई भी चीज तुम्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं देगी। ठीक, अब आप टॉफी खाते हैं, क्या टॉफी आपको सेटिस्फेक्शन देती है? क्या टॉफी से आपको कोई न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? नहीं। तो उन्होंने हमसे जब पहली बार पूछा कि व्हाट इज फूड, तो हमने कह दिया मैम हम जो खाना खाते हैं फूड। बोले नहीं, बोली खाते तो आप बहुत कुछ है, लेकिन जो आपको संतुष्टि प्रदान करे, जो आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे, है ना, जो आपको सटाइटी वैल्यू प्रोवाइड करे, उसे हम बोलते हैं फूड। ओके गाइस, सबको समझ में आ गया? न्यूट्रिएंट्स क्या है, सबको आपको पता भी है कि फूड्स क्या है, न्यूट्रिशन क्या है। अब फूड्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारे शरीर में, हमारे समाज में। 3 तरीके के फंक्शंस फूड्स करता है, जैसे फिजियोलॉजिकल फंक्शन, शारीरिक फंक्शन करता है, मनोवैज्ञानिक फंक्शन होते हैं फूड्स के, और सामाजिक। भाई समाज में क्या फंक्शन है, हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, एक दूसरे के घर जा रहे हैं, तो हमें फूड्स के थ्रू तो हम जुड़ रहे हैं, हमने पार्टी कर दी, ट्रीट दे दी किसी को, तो ये भोजन का सामाजिक फंक्शन हो गया। मनोवैज्ञानिक, मैंने पार्टी दी आप सबको, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुझे संतुष्टि मिली, तो मैं मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्ट हूँ। और फिजिकल फंक्शन तो है ही, फिजिकली फूड हमें ग्रोथ में हेल्प करता है, फिजिकली फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, फिजिकली फूड हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सुरक्षात्मक रूप से हमें जो है प्रोवाइड करता है। तो ये सब फूड्स के क्या है, फंक्शन है, जो कि बेसिक चीजें हैं, आपको पता है। अब देखिए न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे हम। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व क्या होते हैं, तो पोषक तत्व जो हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा करते हैं। अब आप कहेंगे मैम हमारे शरीर की क्या जरूरत है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी जरूरत है, हमें ऊर्जा चाहिए। उससे भी बड़ी हमारे शरीर की जरूरत है हमारे शरीर का निर्माण। ठीक है, अगर प्रोटीन्स हमें नहीं मिलेंगे तो बॉडी ही नहीं बनेगी। ऊर्जा तो गई बाद में, भाई सबसे पहले बच्चे जब माँ के गर्भ में होता है उसको एनर्जी से ज्यादा क्या चाहिए, उसको चाहिए प्रोटीन। तभी मदर को प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है, मदर को आयरन रिच डाइट दी जाती है, क्योंकि वो सब न्यूट्रिएंट्स उसके पास पहुंचते कैसे हैं, मदर के ब्लड से। बट हमेशा याद रखेंगे मदर का ब्लड बच्चे के ब्लड से टच नहीं होता है, वो मैं प्लेसेंटा अम्बिलिकल में समझा दूंगी। ओके, तो चलिए पोषक तत्व जो है वो मुख्य 6 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, मुख्य 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विभाजित करते हैं भाई। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन, खनिज और पानी। इसके अलावा रेशे भी होते हैं। फाइबर्स को भी जो है अब एज अ न्यूट्रिएंट कंसीडर किया जाता है। क्यों फाइबर को न्यूट्रिएंट्स के रूप में कंसीडर किया जाता है? क्योंकि फाइबर जो है हमारी बॉडी में पचते तो नहीं है। रेशेदार सब्जियां हमें खानी चाहिए, रेशेदार अनाज हमें खाने चाहिए, ये हमारे शरीर में पचते तो नहीं है, बट ये हमारे शरीर के पेरिस्टाल्टिक मोशन को बढ़ाते हैं, मतलब जो आंतों में आपके गति है उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपके शरीर की जो गंदगी है, गंदगी इनका मतलब जो फूड के फॉर्म में जो बचा हुआ फूड है उसको सबको स्टूल को बाहर निकालने में बहुत हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? रेशे। ठीक है, बल्क प्रोवाइड करते हैं, आपके स्टूल को बाहर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इजीली बॉडी से स्टूल पास आउट हो जाता है। अगर हमारी बॉडी में इजीली स्टूल पास आउट नहीं होगा, हमको सुबह फ्रेश हम होने नहीं जाएंगे, तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन होगा तो फिर पाइल्स की दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इस सब में रेशे भी काम करते हैं। इसके अलावा वाटर तो आपको पता ही है, हमारे शरीर का 65 से 70% हमारा बॉडी जो है वो पानी से बना हुआ है। तो पानी तो हमारे ब्लड के निर्माण के लिए जरूरी है, पानी तो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जरूरी है, पानी तो हमारे डाइजेशन के लिए जरूरी है, हर चीज के लिए जरूरी है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी के लिए जरूरी है, प्रोटीन्स हमारे शरीर के निर्माण के लिए जरूरी हैं, ऊतकों की टूट फूट मरम्मत के लिए जरूरी है, वसा भी आपके शरीर में एनर्जी के लिए जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद अगर शरीर एनर्जी लेता है तो वो फैट्स पे आ जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से ही हमारे शरीर को एनर्जी लेनी होती है, इसलिए 60% एनर्जी हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स ही देते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट लव्स बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स को बॉडी आपके प्यार करती है और ये भी बॉडी को प्यार करता है, ऐसे आप बस ध्यान रखेंगे। और ये बहुत ही सूटेबल है। एक कपड़ा, एक चीज समझिए, कुछ ऐसी चीज है आपके लिए जो बहुत सूटेबल है, अगर वो नहीं मिलेगा तब आप सोचते हैं कि चलो इससे काम चला लेंगे, ठीक है, बट कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल्स हैं। तो अच्छे स्वास्थ्य में योगदान देने के लिए ये सभी पोषक तत्व आपस में मिलकर के क्या करते हैं, काम करते हैं, जिससे हमारा शरीर सुडौल बनता है, सुदृढ़ बनता है, अच्छा बनता है। क्लियर है सबको? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो फूड्स आपको पता है क्या होते हैं, फूड्स के फंक्शंस आपको पता है क्या होते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन भाई जो हमारे शरीर की देखरेख करे, मरम्मत करे, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करे, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करे, वो सब आपके न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं मेजर?
तो वो हम अभी आगे बात कर लेंगे। क्लियर है? पोषक तत्व समझ में आ गया। अब यही सारे पोषक तत्व हमको एक जगह इकट्ठे मिल जाएं, उसी को हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट। व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार, जिसमें सभी पोषक तत्व आपके एक निश्चित मात्रा में हो, सामान्य मात्रा में हो, जितनी हमारे शरीर की जरूरत हो उतने मात्रा में, जिस भोजन में सभी पोषक तत्व आपको मिलते हैं उस आहार को आपके संतुलित आहार बोला जाता है। ठीक है? आप ऐसा फूड नहीं खाएंगे ना कि अब आपको पता चल गया कि हमें प्रोटीन की जरूरत है तो सिर्फ आप प्रोटीन्स पर ही आ गए, आप कार्बोहाइड्रेट ले ही नहीं रहे। अगर आप कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल अपनी उसमें बैन कर देंगे डाइट में, तो ग्लूकोज कहाँ से बनेगा? अब ग्लूकोज नहीं बनेगा, शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो शरीर तो भाई फैट पे आ जाएगा, लिपोलाइसिस करेगा तो बॉडी में कीटोन बॉडी बनेगी। एक बच्चे ने मुझसे कीटोन बॉडी के लिए भी पूछा था, मैम कीटोन बॉडी कैसे बनते हैं? मैं तुम्हें कीटो एसिडोसिस पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है? आप चिंता मत करिए, मैराथन लीजिए। ऐसा थोड़ी कि मैराथन के बाद आपकी क्लासेस बंद हो जाएंगी। मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स करके पूरा सिलेबस कराऊंगी, जैसे मैं कराती आ रही हूँ। प्रोटीन्स मैंने पढ़ा रखे हैं डिटेल में, फैट्स मैंने पढ़ा रखे हैं डिटेल में, कार्बोहाइड्रेट्स मैंने डिटेल में पढ़ा रखे हैं, विटामिन्स मिनरल्स डिटेल में पढ़ा रखे हैं, कीटो एसिडोसिस भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है? चलिए, तो अगर फैट आ गया, लिपोलाइसिस हो गया, कीटो एसिडोसिस होगा, तो फिर डायबिटिक कोमा आ जाएगा। ठीक है? कोमा की कंडीशन हो सकती है। कीटो एसिडोसिस जो है, मेनली जो डायबिटिक कोमा की जो कंडीशन होती है वो डायबिटीज में देखने के लिए मिलती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको पता है डायबिटीज में कार्बोहाइड्रेट तो बॉडी यूज ही नहीं कर पाती है, और वो भी आपके कब देखने के लिए मिलती है? टाइप 2 डायबिटीज में। ठीक है? टाइप 2 डायबिटीज में जो है, टाइप 1 डायबिटीज में आपके सबसे ज्यादा जो है कीटोन बॉडी बनती है। अब टाइप 1 टाइप 2 आपको पता है, टाइप 1 बचपन से होता है, जिसमें बच्चे का जो पेनक्रियाज है वो फंक्शन ही नहीं कर पाता है। ठीक है? बच्चे का पेनक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं पाता है, और टाइप 2 आपकी ईटिंग हैबिट्स की वजह से होता है। जब मैं आपको डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस पढ़ाऊंगी तब ये चीज क्लियर करूंगी। बहुत सारे बच्चों ने डायबिटीज इंसिपिडस को आंसर किया है कम्युनिटी टैब पर कि वो इंसुलिन की वजह से होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटस होता है, इंसिपिडस नहीं होता। इंसिपिडस डायबिटीज जैसी ही एक कंडीशन है, बट बहुत ही खतरनाक कंडीशन है, जो कि वासोप्रेसिन एडीएच हार्मोन की कमी से होती है। ये दोनों का डिफरेंस भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। मैंने नोट डाउन कर रखे हैं टॉपिक, मुझे आपको क्या क्या पढ़ाने हैं। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी बस आप मैराथन ले लो और चिंता मत करो। मैराथन से आपके पास एक लेआउट होगा, आपको समझ में आ जाएगा एटलीस्ट कि आपको पढ़ना क्या क्या है, जैसे कि सारे मैराथन्स ने आपको एक लेआउट प्रोवाइड किया है। ठीक है? तो हमने किस किस की बात कर ली? हमने फूड्स की बात कर ली, फूड्स की डेफिनेशन पढ़ ली, फूड्स के फंक्शन समझ लिए, बैलेंस डाइट समझ ली, न्यूट्रिशन समझ लिए, न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं समझ लिए। अब हम एक एक न्यूट्रिएंट्स को डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्ब्स की। कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की आप बात करेंगे। ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि आपको पता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को 4 किलो कैलोरी देते हैं। ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में, नॉर्मली आते ही आते हैं। ठीक है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 4 किलो कैलोरीज देते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा देने वाले पदार्थ होते हैं। हमारे बॉडी का 60% जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट ही पूरा करते हैं। क्लियर है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी मिलती हैं। आपको पता है क्या क्या सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स के? तो आप रोटी खाते हैं, आप चावल खाते हैं, आप शक्कर खाते हैं, जो भी मीठी चीजें हैं ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज होते हैं, मतलब स्रोत हैं, साधन है जहां से आपको कार्बोहाइड्रेट्स आपके शरीर को मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स एंड आपके पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है? मोनोसेकेराइड्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? जिसमें आपके ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है एंड फ्रक्टोज है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज आपके मोनोसेकेराइड के एग्जांपल है। इसमें सिंपल आपके सिंगल एक कार्बोहाइड्रेट्स है, सिंगल आपके एक ग्लूकोज है। ठीक है? सिंगल यूनिट है। जब हम डाई की बात करते हैं तो वहां पे 2 यूनिट होती हैं ग्लूकोज की, 2 यूनिट बनके ग्लूकोज की आपके बनाती हैं क्या? डाइसेकेराइड्स, जिसके एग्जाम्पल है आपके सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। क्या क्या एग्जाम्पल है? सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। माल्टोज माल ही माल है, मतलब ग्लूकोज ही ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता है आपके माल्टोज। हमारे शरीर का माल क्या है? हमारे शरीर को सबसे जरूरी माल क्या चाहिए भैया? ग्लूकोज चाहिए। तो माल्टोज के पास तो माल ही माल है, ग्लूकोज ही ग्लूकोज है। तो माल्टोज आपके डाइसेकेराइड है क्योंकि वो 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है।
लैक्टोज, माँ के दूध से, नॉर्मल दूध से हमें कौन सी शुगर मिलती है? लैक्टोज, जो कि बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि इसके पास क्या है? ग्लूकोज है और गैलेक्टोज है। गैलेक्टोज जो कि आपके दिमाग के लिए बहुत जरूरी है, दिमाग के लिए बहुत जरूरी है, बच्चे के दिमाग के विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो ये है आपके, क्या कहते हैं इसे हम? गैलेक्टोज। इसके अलावा है आपके सुक्रोज, जो कि आपके एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज की यूनिट से मिलकर के बनता है। सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया? और जो तीसरी कैटेगरी की बात करी हमने, वो क्या है? आपके पॉलीसेकेराइड्स। तो स्टार्च हो गया, आपके ग्लाइकोजन हो गया, जो कि लंबे लंबे पॉलीमर्स हैं, लंबे लंबे ग्लूकोज की यूनिट से बने हुए पॉलीमर्स हैं, जिसमें काफी सारी ग्लूकोज की श्रृंखलाएं हैं, बहुत सारे ग्लूकोज एक साथ लगे हुए हैं, उन्हें हम पॉलीसेकेराइड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होगा? आपके ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, डेक्स्ट्रिन है, स्टार्च है, ये सब पॉलीसेकेराइड्स कहलाते हैं। अब आपसे मैं क्वेश्चंस यहां से जब पूछूंगी तो आपसे पूछूंगी, बताइए मिल्क शुगर क्या है? तो आप बताएंगे मैम लैक्टोज है मिल्क शुगर। मैं आपसे पूछूंगी बताइए ब्रेन शुगर क्या है? तब बताएंगे मैम गैलेक्टोज है ब्रेन शुगर। ठीक है, मैं आपसे बताऊंगी, पूछूंगी बताइए ब्लड शुगर क्या है? तो आप बोलेंगे मैम ग्लूकोज है ब्लड शुगर। क्या है? ग्लूकोज है। रक्त शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज है। अब ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, ये चीज आपको तैयार करनी है अपनी। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो गई। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं हमारे शरीर में? कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में एनर्जी देने का, ऊर्जा देने का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और क्या करते हैं? हमारे ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है, नाड़ी संस्थान के लिए जरूरी है, हम बात कर चुके हैं। गैलेक्टोज तो हमारी ब्रेन शुगर है ही, अगर हमारी बॉडी में गैलेक्टोज नहीं जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमारा ब्रेन काम ही नहीं करेगा। हमारा ब्रेन क्या है? हमारा ब्रेन तो हमारी पूरी एमसीवी है, एमसीवी गिर गई तो आपकी सारी बिजली बंद हो जाएगी आपके शरीर की, है ना। तीसरा कार्बोहाइड्रेट का जो मेन काम होता है वो होता है प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। सब ध्यान से सुनेंगे, प्रोटीन को टूटने से बचाता है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, प्रोटीन्स हमारी बॉडी में नहीं टूटने चाहिए एनर्जी के लिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मैं आपको बता चुकी हूँ प्रोटीन एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में देते हैं प्रोटीन हमारे शरीर को एनर्जी, सबसे लास्ट में। पहले तो कार्बोहाइड्रेट से ही हमारा शरीर एनर्जी लेता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है तब फैट पे आता है, और फैट भी नहीं है आपकी बॉडी में तब प्रोटीन पे आता है। लेकिन प्रोटीन नहीं टूटने चाहिए, क्योंकि प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए जरूरी होते हैं, एनर्जी के टूटने के लिए नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट्स ये ध्यान रखता है कि प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन ना होने पाए, प्रोटीन जो है वो ना टूटे। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में? मैंने आपको लैक्टोज बिफिड्स का फंक्शन बता चुकी हूँ। जब मैंने आपको मिल्क पढ़ाया है तो आपको लैक्टोज बिफिड्स की बात कर चुके हैं। लैक्टोज जो हम लेते हैं मदर के मिल्क से लें, चाहे काऊ के मिल्क से लें, चाहे भैंस के मिल्क से लें, हमें लैक्टोज मिलती है। और लैक्टोज बिफिड्स फैक्टर्स क्या करते हैं? बच्चे में ई कोलाई के संक्रमण को रोकते हैं। ई कोलाई जो कि एक आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, और जो कि आपके इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और अगर ये बिगड़ गया तो बच्चों में डायरिया वगैरह कॉज होता है। तो लैक्टोज बिफिड्स जो है ये आपके काम करते हैं, ये एक एंटीबॉडीज ही हैं। इसके अलावा कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हम पढ़ें तो लैक्टोज जो है बेसिकली वो आपके कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब करने में लैक्टोज बहुत हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया? अब क्या होता है, अगर आपके कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ओबेसिटी हो जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा अपने डाइट में आलू ही आलू खा रहे हैं, शक्कर ही शक्कर खा रहे हैं, सामान्यता से अधिक अगर आप ले रहे हैं तो आपको ओबेसिटी हो सकती है। ठीक है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है? और अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम ले रहे हैं तो क्या होगा? तो भी आपके शरीर में क्या होगा? आपको कमजोरी देखने के लिए मिलेगी, वीकनेस देखने के लिए मिलेगी, आप कुपोषित हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कुपोषित। अब कुपोषण की बात भी मैं आपसे कर चुकी हूं एक वीडियो में, पूरा कुपोषण मैंने पढ़ाया हुआ है, कैसे कुपोषण होता है, अंडर न्यूट्रिशन क्या है, ओवर न्यूट्रिशन क्या है, पैम क्या है, मैरिस्मस जिसको बोलते हैं, एंड क्वाशरकोर क्या है, पूरा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। डिटेल में देखना है आप वहां देख सकते हैं। तो खत्म होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ बचता है कार्बोहाइड्रेट में आपके लिए? आप बताइए, आप लोग भी बताइए, आप भी सब कमेंट्स में लिखते चलिए। सारे फंक्शंस आपको अपना रिवीजन करना है, ये मैं केवल आपको कथा नहीं सुना रही हूं, यहाँ पर आपको भी पढ़ते चलना है सबको। क्लियर है ना? प्रोटीन्स पे आ जाए तो भाई प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं। प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स तो हमारे शरीर की बॉडी बिल्डिंग करते हैं। हमारे शरीर की बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। तो कोशिकाओं का निर्माण, ऊतकों का निर्माण, इन सब में हमारे क्या है? प्रोटीन्स हेल्प करते हैं, प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे तो बताइए प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन्स आपके
ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियो से लिए गए हैं, जिसका अर्थ है आपके पहले आने वाला। तो भाई ये पहले आने वाले हैं, ये हमारे शरीर में सबसे पहले ही स्टार्ट हो जाता है इनका काम। कार्बोहाइड्रेट तो बाद में आते हैं, शरीर का निर्माण तो जाइगोट से स्टार्ट हो जाता है ना। तो प्रोटीन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये सारे सोर्सेज बने हुए हैं जो कि आप देख रहे हैं प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको प्रोटीन का वर्गीकरण पढ़ाया है कि हमें एक तो जंतु जगत से प्रोटीन प्राप्त होता है, एक आपके किससे, प्राणी जगत से प्रोटीन प्राप्त होता है। प्राणी जगत के प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है। कंप्लीट प्रोटीन क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, सभी आवश्यक अमीनो अम्ल प्रेजेंट होते हैं। अब ये अमीनो अम्ल क्या होते हैं भाई? प्रोटीन की इकाई है अमीनो अम्ल। प्रोटीन हमारे शरीर में पचने के बाद अमीनो एसिड्स में ही कन्वर्ट होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में पचने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, वैसे ही प्रोटीन हमारे शरीर में पचने के बाद वसीय अम्ल में परिवर्तित, अम्लीय क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड्स में परिवर्तित होते हैं। प्रोटीन्स की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने आपको पढ़ाया है प्रोटीन्स में कि आपके कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कंप्लीट प्रोटीन होता है। अगर आप अमीनो एसिड्स की उस पर बात कर रहे हैं तो कंप्लीट प्रोटीन होता है। इसके अलावा आपके पार्शली इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है और एक फुली इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है। बताया है ना मैंने आपको, फुली इनकम्प्लीट प्रोटीन। ठीक है, अब इसको हिंदी में आप क्या बोलेंगे? कंप्लीट प्रोटीन को पूर्ण प्रोटीन। पार्शली इनकम्प्लीट को क्या बोलेंगे आप? आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन। और इनकम्प्लीट प्रोटीन को आप क्या बोलते हैं हिंदी में? अपूर्ण प्रोटीन। अब ये क्या है? कंप्लीट प्रोटीन्स या पूर्ण प्रोटीन्स, हम उन प्रोटीन्स को बोलते हैं जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल की बात कर रहे हैं हम, तो चलो पहले अमीनो अम्ल ही देख लेते हैं भाई। ये हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये क्या चीज है तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। इसकी बात मैं अपने चैनल पर 2-3 बार कर चुकी हूं, आपसे ट्रिक्स भी हम एक दूसरे के साथ शेयर कर चुके हैं और अमेजिंग ट्रिक्स हम शेयर कर चुके हैं। ये क्या है? ये 20 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं, उन प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, 300-400 अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन हर चीज आपके शरीर के लिए जरूरी नहीं है। ये 20 आपके शरीर के लिए जरूरी है, इसलिए हम 20 को पढ़ते हैं, जिसमें 10 नॉन एसेंशियल है, 10 एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल मतलब इनका निर्माण हमारी बॉडी खुद ही कर लेती है। ये इतने जरूरी हैं हमारे शरीर के लिए कि शरीर तुम पर नहीं छोड़ता कि आप इसको बाहर से लो या मत लो। शरीर कहता है भैया हम खुद ही बना लेंगे, हम रिस्क नहीं लेने वाले। क्या पता इनने लिया कि नहीं लिया डाइट में, जिसमें आपके टायरोसिन है। टायरोसिन जो कि मैंने आपको बताया था, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन का ये प्रिकर्सर है। टायरोसिन अगर नहीं होगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन काम नहीं कर पाएगा। तो टायरोसिन बॉडी कहती है हम खुद बना लेंगे, हम तो खुद बना लेंगे टायरोसिन, चिंता, हमें तो रिस्क लेना ही नहीं है, टायरोसिन हम खुद बना लेंगे। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन काम नहीं करेगा ना तो आप बौने रह जाएंगे, आप क्रिटिनिज्म हो जाएगा आपके अंदर, मिक्सिडीमा कॉज होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी लड़कियों में और बहुत सी समस्या आ सकती हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे लिए जीवन की तरह काम करता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, इन्हें हमें बाहर से लेने नहीं होते, इसलिए ये अनावश्यक अमीनो एसिड होते हैं। अनावश्यक है मतलब ये बॉडी खुद बना लेती है, और एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमें बाहर से लेने होते हैं फूड से। उसमें आपके 10 हैं, आपको पता ही है। आर्जिनिन को सेमी एसेंशियल में कंसीडर करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कभी कभी छोटे बच्चों में आर्जिनिन बॉडी बना लेती है और जब आप बड़े हो जाते हैं तब क्या होता है, आर्जिनिन आप बाहर से लेते हैं। तो कुछ अमीनो एसिड जो हैं आपके वो सेमी एसेंशियल में काउंट हो जाते हैं। सेमी एसेंशियल मतलब अर्धावश्यक अमीनो एसिड। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि कुछ समय तक तो वो बॉडी बना लेती है, फिर कुछ समय बाद बॉडी कहती है चलो अब ये बाहर से ले लेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो अमीनो एसिड्स आपको पता ही है, सारी ट्रिक्स आपको पता है, आपको ये याद होने चाहिए। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स भी कर चुके हैं। तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कंप्लीट प्रोटीन की, पार्शली कंप्लीट प्रोटीन की या इनकम्प्लीट प्रोटीन की, और इनकम्प्लीट प्रोटीन की। तो कंप्लीट प्रोटीन वो होंगे, पूर्ण प्रोटीन वो होंगे जिसमें सारे आवश्यक अमीनो अम्ल प्रेजेंट होंगे, आप उसको बोलेंगे कंप्लीट प्रोटीन, जो कि है आपके एग, मीट एंड मिल्क। बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन है आपके एग, मीट एंड मिल्क, और इनका एनपीयू सबसे बेस्ट होता है। एनपीयू की बात मैं आपसे
कई बार कर चुकी हूँ। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, आपने अगर 100 ग्राम अंडा लिया तो वो 96% आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। 96% आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये आपके बायोलॉजिकली कंप्लीट हो गए। पार्शियली इनकम्प्लीट में जब हम बात करते हैं तो हम दालों की बात करते हैं, जैसे दालों में लाइसिन नहीं होता, अनाज में मिथियोनिन नहीं होता। तो भाई हमारा समाज इतना बढ़िया है कि दाल के साथ रोटी हम खा के दोनों चीजें ले सकते हैं। और पूरी तरीके से इनकम्प्लीट प्रोटीन जिसमें एक भी आवश्यक अमीनो एसिड नहीं है, ऐसे प्रोटीन को हम इनकम्प्लीट प्रोटीन बोलते हैं, जैसे कि आपके मक्के की जीन। मक्के की जीन सबसे बुरी प्रोटीन होती है। आगे चलिए, आगे हमने प्रोटीन का क्लासिफिकेशन आपसे किया था सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन के उस पर। अगर हम केमिकली बेस पे करते हैं तो साधारण, कंजुगेटेड एंड आपके कौन से थे, व्युत्पन्न प्रोटीन जिसे आप बोलते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। तो सिंपल प्रोटीन कौन कौन से होते हैं और कंजुगेटेड कौन कौन से होते हैं, उसके एग्जांपल अब ये सारी चीजें मैं आपसे क्वेश्चंस में पूछूंगी। और डिराइव्ड प्रोटीन, डिराइव्ड जो कि हमारी बॉडी कूच काच के बना लेती है। हम जब बॉडी में प्रोटीन्स लेते हैं तो प्रोटीन पे बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं, ठीक है। और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इतनी सिस्टमैटिक वे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अभी लेटेस्ट पढ़ाया है 2-3 महीना पहले, आप देख लेना। एक एक चीज आपको बताइए कि कितना कहाँ कितना जो है डाइजेशन होता है, क्या कहाँ पे पीएच होता है, हर एक चीज आपको समझाइए, आप देख सकते हैं। आगे भी मैं बात करूंगी डाइजेशन की, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको पढ़ाऊंगी मैराथन का दूसरे क्लास में, तब मैं उसकी बात करूंगी। तो सिंपल प्रोटीन जैसे आपकी अंडे में एल्बुमिन है ना, और आपके दूध में क्या होती है, केसीन हो गई, और क्या होती है, बालों में केराटिन हो गई, ये सब सिंपल प्रोटीन्स हैं, ठीक। कंजुगेटेड जो कि 2 के साथ मिलती हैं, 2 के साथ बनती हैं, जैसे लिपोप्रोटीन, लिपिड्स प्लस प्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, फास्फोरस के साथ प्रोटीन, उन्हें कंजुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं, है ना। न्यूक्लियर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हीम आयरन के साथ ग्लोबिन बनता है तो हीमोग्लोबिन, ये सब आपकी कंजुगेटेड प्रोटीन्स के एग्जांपल्स हैं। और डिराइव्ड प्रोटीन मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो कि आपके होते हैं पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स। जब हमारी बॉडी में प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन के पाचन में जो बनते हैं प्रोटीन्स, उन्हें हम डिराइव्ड प्रोटीन के नाम से जानते हैं। अब सबसे बड़ी बात, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रोटीन में हाई हैं। तो आपको पता है जितने भी जंतु जगत से प्राप्त प्रोटीन है, चाहे वो अंडा हो, चाहे वो मांस हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो दूध हो, सब में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और वनस्पति जगत में आपकी हैं दालें और सूखे मेवे, जो आप लोग मेवा वगैरह खाते हैं, ये सब आपके अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के। आप प्रोटीन्स के फंक्शंस की बात कर लें तो प्रोटीन के फंक्शंस में आपको बता चुकी हूँ। प्रोटीन्स एक्ट एज अ बफर, मतलब हमारी बॉडी का पीएच लेवल जो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको मेंटेन करके रखता है। कौन, आपके प्रोटीन। प्रोटीन आपके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। मैंने आपको ग्लूट 5 सब पढ़ाया हुआ है कि इंटेस्टाइनल वॉल है, इतनी औकात नहीं होती इन न्यूट्रिएंट्स की। ये मान लो आपके ये वो है, क्या कहते हैं, ग्लूकोज है, इतनी औकात नहीं होती इनकी कि ये इसको पार करके निकल जाएं, नहीं निकल सकते। क्यों भैया, क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है और हमारी इंटेस्टाइनल विलाई बहुत छोटी छोटी है। तो प्रोटीन्स एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर्स। प्रोटीन यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर की तरह लग जाते हैं इंटेस्टाइनल विलाइज पे, और इनसे कहते हैं तुम मेरे अंदर से निकल जाओ, और ये इनके अंदर से निकल के इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई है। इसको नाम देते हैं ग्लूट 5। समझ में आ रहा है? अलग अलग, जो फ्रक्टोज को निकाले उसका नाम अलग है, जो ग्लूकोज को निकाले उसका नाम अलग है। एक बार देख लेना प्रोटीन वाला वीडियो। तो प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं, किसके, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में काम करते हैं। हमारे शरीर का निर्माण करते हैं प्रोटीन, शरीर के निर्माण के लिए जरूरी होते हैं प्रोटीन। इसके अलावा और बताइए क्या काम करते हैं प्रोटीन, आप लोग भी बताते चलिए। एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं, हार्मोन्स के निर्माण में जरूरी है, एंजाइम्स के निर्माण में जरूरी है। हार्मोन एंजाइम है क्या, हार्मोन एंजाइम प्रोटीन्स ही हैं, ठीक है। हार्मोन एंजाइम क्या है, आपके प्रोटीन्स ही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी मिलती है। ये आपके क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, जैसे 1 ग्राम फैट पूछा गया था, 9 किलो कैलोरी देता है, ठीक है। और बताइए, आप बताइए इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं। तो इसकी कमी से आपके पैम कॉज होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसे हम मैरस्मस बोलते हैं। मैरस्मस आपके छोटे बच्चों में होता है, 1 साल से कम के बच्चों में होता है मैरस्मस। और दूसरी बीमारी होती है आपके जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी से होती है, उसे कहते हैं क्वाशरकोर, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्वाशरकोर। और जबकि आपके मैरस्मस जो है वो आपके 1 साल से छोटे बच्चों में होता है, हाँ। और इसमें आपके बच्चा कैसा होता है, बिल्कुल सूख जाता है, एकदम बुढ़े जैसे लगने लगता है आपके मैरस्मस में। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है।
इसको हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जो कि प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है, मैरस्मस। और आपके जो बात करते हैं अगर हम क्वाशरकोर की, तो क्वाशरकोर में आपके अडीमा देखने के लिए मिलेगा, सूजन देखने के लिए मिलेगी। कहाँ? पैरों में, मुख्यतः पैरों में सूजन देखने के लिए मिलेगी। बच्चे का पेट फूला हुआ देखने के लिए मिलेगा। फ्लैगी साइंस देखने के लिए मिलेंगे, मतलब उसके बालों का कलर चेंज हो जाएगा। और जबकि मैरस्मस में बच्चा बिल्कुल सूख जाएगा, एकदम बूढ़े बच्चे की तरह लगने लगेगा, बूढ़े आदमी की तरह लगने लगेगा। तो ये बात आपकी खत्म होती है प्रोटीन्स की। कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। क्वाशरकोर मैरस्मस की बात मैं बहुत अच्छे से आपसे कर चुकी हूँ, कुपोषण वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। कोई दिक्कत है? आगे आ जाए, फैट्स की बात कर लें अब। फैट्स, वसा, जो कि हमारे शरीर में, हमारे शरीर को सुरक्षा, एक लेयर बनी हुई है हमारे पूरे बॉडी पर, हल्की हल्की फैट की पतली सी परत है, जो कि एज अ गद्दी की तरह काम करते हैं कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डायरेक्टली चोट ना लग जाए, ठीक है। इसके अलावा फैट हमारे शरीर में एनर्जी देने का काम भी करते हैं, वो भी तब जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो चुके हैं, तब करते हैं। फैट्स की अगर हम बात करते हैं, वसा की अगर हम बात करते हैं, तो फैट जो है भाई वो हमारे शरीर में दो तरीके के होते हैं, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स, ठीक है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। पहले तो हम सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में बात करेंगे। सैचुरेटेड क्या होते हैं भाई? जो कि आपको जंतु जगत से मिलते हैं। जितने भी आपके जमे हुए फैट होते हैं वो सब आपके सैचुरेटेड फैट होते हैं, संतृप्त वसा होती हैं। जबकि अनसैचुरेटेड जो होते हैं ये सब आपके कैसे होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। सैचुरेटेड का एक एग्जाम्पल है आपके नारियल तेल, जो कि अपवाद है, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, वो आपके लिक्विड हो जाता है गर्मियों में, और जाड़ों में आपके जम जाता है, ठीक है, वो एक अपवाद है, लेकिन वो सैचुरेटेड फैट का ही एग्जाम्पल है। अगर हम फैट की बात करते हैं तो और बताइए, फैट्स में, लिपिड्स में हम किसकी बात कर सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था लिपिड्स भी 4 तरीके के होते हैं, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड एंड स्टेरॉल। सिंपल लिपिड जो कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ऑयल्स हैं, वैक्स हैं। कंपाउंड जो कि आपके 2 से मिलकर बनते हैं, जैसे कि लिपोप्रोटीन, लिपिड्स के साथ प्रोटीन मिलकर बनते हैं तो लिपोप्रोटीन। डिराइव प्रोटीन वही हमारी बॉडी जो उसको तोड़ तोड़ के फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करती है, तो उसको हम डिराइव प्रोटीन बोलते हैं। और स्टेरॉल में आप क्या आता है? कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। स्टेरॉल में कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल, वीडीएल आते हैं, जो कि आपके लीवर में जाकर के फॉर्म होते हैं, जिसमें एचडीएल हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि अच्छे होते हैं, मतलब उसमें लिपोप्रोटीन की डेंसिटी ज्यादा है और वो क्या कर रहे हैं? बॉडी में तैर रहे हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब इसमें लिपोप्रोटीन की तो मात्रा कम है, फैट ज्यादा चिपका हुआ है, ठीक है, ये खराब होते हैं हमारी बॉडी में। फैट्स में हम बेसिकली 2 चीज पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यही सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के एग्जांपल्स हैं आपके ये लॉरिक एसिड, स्टीरिक एसिड, पामेटिक एसिड, मिस्टरिक एसिड, ये सब आपके किसके एग्जांपल हैं? ये सब आपके फैट में सैचुरेटेड के एग्जांपल हैं। जिसमें आप बात करते हैं ब्यूटराइक एसिड, एक आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये मक्खन में पाया जाता है। मक्खन में कौन सा आपके एसिड की महक आती है, मतलब मक्खन में कौन सा एसिड होता है? तो आपके ब्यूटराइक एसिड होता है। नारियल के तेल में आपके कैप्रालाइक एसिड होता है। गोले के तेल में लॉरिक एसिड होता है, ठीक है। जो जंतु या वनस्पति घी तेल आप खाते हैं उसमें पामेटिक एसिड होता है। तो ये सब आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा मैंने बात करी अनसैचुरेटेड की, जो कि असंतृप्त वसा होती है, ये सबसे अच्छी होती है। शरीर में हमेशा हमें कौन सी वसा लेनी चाहिए? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लेनी चाहिए। ये 2 प्रकार के होते हैं, म्यूफा एंड प्यूफा, ठीक। म्यूफा आपके मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं, पूफा आपके जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं। मूफा में क्या होता है? आपके सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल डबल बॉन्ड होता है, जबकि पूफा में आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसमें आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर है? सिंगल मतलब सिंगल बॉन्ड। तो मूफा जो है आपके, इसमें जो ओलिक एसिड होता है ये इसका एग्जांपल है, जबकि पॉली अनसैचुरेटेड एसिड भी आपके फर्दर 2 में डिवाइड होते हैं, ओमेगा 6 में एंड ओमेगा 3 में। ओलिक एसिड ओमेगा 9 का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ओमेगा 9 का। ओमेगा 9 का एग्जाम्पल क्या है? ओलिक एसिड। ओलिक एसिड है क्या? ओलिक एसिड मूफा है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का एग्जांपल है। मोनो क्यों है? क्योंकि इसमें एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि पॉली में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3, ओमेगा 6 के एग्जांपल होते हैं आपके लिनोलिक एंड एरिकिडोनिक एसिड। वहीं आपके ओमेगा 3 के एग्जांपल हैं लिनोलैनिक, ईपीए एंड डीएचए। अब आप बोलेंगे ईपीए और डीएचए क्या है? डीएचए मैंने आपको अभी पढ़ाया था, डीएचए क्या था? डेक्सोहेक्सोनोइक एसिड है, हाँ, डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड डीएचए, जो कि मैंने आपको बताया माँ के दूध में मिलता है। जब माँ का दूध का संगठन पढ़ाया है तो मैंने आपको बताया उसमें डीएचए पाया जाता है, जो कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आपके ईपीए होता है, इकोसा पैंथेनोइक एसिड। इकोसा पैंथेनोइक एसिड ये जो है ये ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होने देता स्टूडेंट्स, मतलब जो अंदर शरीर में आपके जो आर्टरीज हैं
उसमें वसा को जमने नहीं देता है। अगर आप EPA ऐसे नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स लेंगे तो जो आपके एसेंशियल फैटी, क्या बोले जा रही हूँ, मतलब अगर आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लेंगे तो ये अच्छे होते हैं आपके शरीर के लिए। उसमें भी अगर आप पूफा लेते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। तो पूफा आपके 2 तरीके के होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ओमेगा-3 एंड ओमेगा-6। ओमेगा-3 क्या है, ओमेगा-6 क्या है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छे से मेरा फैट वाला वीडियो देख लीजिएगा। ओमेगा-3 के एग्जाम्पल होते हैं आपके लिनोलेइक एसिड एंड एरिकिडोनिक एसिड। वहीं आपके लिनोलेनिक, ठीक है, एंड EPA और DHA ये ओमेगा-3 के एसिड है। किसके एग्जाम्पल है? ओमेगा-3 के एग्जाम्पल है। लिनोलेइक एसिड और एरिकिडोनिक एसिड ओमेगा-6 के एग्जाम्पल है। ओलिक एसिड ओमेगा-9 का एग्जाम्पल है। ओलिक एसिड अगर आपसे पूछा जाए तो मूफा का एग्जाम्पल है। उसके अलावा ओमेगा-9 है ओलिक एसिड, ठीक है। सबसे अच्छे क्या होते हैं हमारी बॉडी के लिए? ओमेगा-3 होते हैं। ओमेगा-3 सबसे बेस्ट कौन से होते हैं? वो ओमेगा-3 होते हैं। ओमेगा-3 में आपके आते हैं EPA, DHA एंड लिनोलेइक एसिड। ये बात ध्यान रखिएगा। आपने आज तक 3 फैटी एसिड्स पढ़े हैं कि 3 हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं, बिल्कुल सही पढ़ा है, लिनोलेइक, लिनोलेनिक और एरिकिडोनिक, जिसमें छोटे शिशुओं के लिए एरिकिडोनिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं। इसके अलावा EPA और DHA भी है। क्यों? क्योंकि डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड आपके माँ के दूध से मिलता है बच्चे को, जो कि बच्चे के डेवलपमेंट में जरूरी होता है, वो भी दिमाग के विकास में जरूरी होता है, ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट में जरूरी होता है। और इकोसापैंथेनोइक एसिड जो है ये आपके शरीर में आर्टरीज को ब्लॉक नहीं होने देता है, ठीक है, ब्लॉकेज नहीं होने देता है, धमनियों में रक्त को जमने नहीं देता है, धमनियों में वसा को भी जमने नहीं देता है। तो इसलिए हमेशा हमें पूफा लेने चाहिए। पूफा के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वो बताइए भाई। ये आपके सोयाबीन तेल है, या आपके मूंगफली का तेल है, या आपके क्या कौन सा होता है वो जैतून का तेल है, ये सब बहुत अच्छे होते हैं। तो हमें हमेशा ये लेने चाहिए। मैंने आपको ओमेगा-3 का एग्जाम्पल भी बताया है, अलसी का तेल, और ओमेगा-6 के भी बताए हैं, और ओमेगा-9 का भी बता दिया है। क्लियर है? फैट वाला वीडियो आप लोग देखेंगे, डिटेल में जिसको पढ़ना है वो वहां देखेगा। तो ये खत्म होते हैं आपके फैटी एसिड्स। कोई प्रॉब्लम है किसी को? जरा बताना, मैं एक घूंट पानी पी लूं। कोई दिक्कत है किसी को फैट्स में? अच्छा हाँ, एक चीज आपसे पूछी जाती है, कितना लेना चाहिए? LDL टोटल बॉडी में कितना होना चाहिए? HDL टोटल बॉडी में कितना होना चाहिए? सैचुरेटेड फैट कितना लेना चाहिए? अच्छा, ऐसा नहीं कि आप सैचुरेटेड नहीं लेंगे, अब सैचुरेटेड भी लेना चाहिए, बॉडी में ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि केवल आप अनसैचुरेटेड ही लेंगे। अगर आपसे दोनों में पूछे जाए तो अनसैचुरेटेड बेस्ट होते हैं, जिसमें भी पूफा बेस्ट होते हैं, बट ऐसा नहीं कि सैचुरेटेड लेने ही नहीं है, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन में कराऊंगी। टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए और टोटल LDL कितना होना चाहिए? टोटल HDL और समथिंग है ना 40 to 60 मिलीग्राम DL होना चाहिए, टोटल HDL 200 टोटल कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए बॉडी के अंदर। ये सब मैं कराऊंगी, क्वेश्चंस में कराऊंगी, वहां पे डिटेल स्टडी करेंगे क्वेश्चंस के साथ। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है आप किसी को भी? यहाँ तक आगे बढ़ जाए, चलिए। समझ में आ गए फैटी एसिड्स? ये इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। कौन से फैटी एसिड है? ये इसेंशियल, जो कि हमें लेने ही लेने हैं, मतलब हम फूड से लेंगे इन्हें, ठीक है। इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं हमारे लिए। आगे चलिए, अब आते हैं आपके विटामिन्स। विटामिन्स जो कि आपको पता है 2 तरीके के होते हैं, एक वाटर में घुलनशील, एक आपके वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं? A है, D है, E है, K है। W के साथ घुलता है, WBC हो जाएगा आपके B ग्रुप के विटामिन, और C वाटर में घुलनशील है। तो सबसे पहले बात कर लें विटामिन A की बात कर लें। चलिए विटामिन A की बात कर लेते हैं। विटामिन A क्या है आपको बताना होगा फटाफट से, आप लोग भी बताते चलिए। कहीं पे मैंने यहाँ पे बात करते हैं, मैंने इसलिए ब्लैंक पेज लगाया है। विटामिन A क्या है भाई? विटामिन A हमारी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विटामिन A, सबसे पहली बात, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो रेटिनॉल है। कैरोटीन की फॉर्म में ये हमें प्राणी उससे वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। मतलब जो भी आप लाल पीली सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, उससे आपको क्या मिलता है? कैरोटीन मिलता है। फिर ये कैरोटीन आपकी बॉडी में जाके कन्वर्ट होता है रेटिनॉल में। किस में कन्वर्ट होता है? रेटिनॉल में। क्लियर है? तो कैरोटीन समझ सकते हैं आपके एक प्रिकर्सर तो नहीं बोलेंगे आप, एक पूर्वगामी रूप बोल सकते हैं किसका? रेटिनॉल का, कैरोटीन, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी में जाके? रेटिनॉल में। इसके अलावा जो विटामिन A है, ये आपकी आंखों में रोडोप्सिन, जो रोडोप्सिन होता है, जो कि आपको देखने में हेल्प करता है, उसको बनाता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है।
इसकी कमी से जो है आपके सबसे खतरनाक बीमारी होती है, आपने पढ़ा है नाइट ब्लाइंडनेस पढ़ा है, कंजक्टाइवल ज़ेरोसिस पढ़ा है, ज़ेरेप्थेल्मिया पढ़ा है, पूरा ऑर्डर मैंने पढ़ाया हुआ है अकॉर्डिंग टू WHO कि सबसे पहला जो होता है आपके वो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रात्रि का अंधापन या अंधेरे में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं कि उसको केवल रात में नहीं दिखाई देता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपसे पूरा ऑर्डर मैंने इसका पढ़ाया हुआ है कि इसके बाद कंजक्टाइवल ज़ेरोसिस आता है, फिर कार्नियल ज़ेरोसिस होता है, फिर कार्नियल स्कार होता है, केराटोमलेशिया होता है, फिर कार्नियल स्कार होता है, फिर आपके ज़ेरेप्थेल्मिया होता है। पूरा ऑर्डर पढ़ाया है, एक बार आप लोग वीडियो देख लीजिएगा जहां पर मैंने ये चीजें पढ़ाई हैं, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी। इसके अलावा विटामिन ए को आप क्या बता सकते हैं भाई, ये हमारे देखने में बहुत जरूरी होता है, हमारी आंखों में रोडोप्सिन का निर्माण करता है। रोडोप्सिन कहाँ पाए जाते हैं, जरा आईज वाला वीडियो देखना, उसमें बताना जहाँ पे मैंने आईज आपको पढ़ाया है। रोडोप्सिन जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको देखने में हेल्प करता है, ठीक है। और क्या होता है, अगर इसकी कमी होती है बच्चों में तो विटामिन ए की इसलिए खुराक पिलाई जाती है बच्चों को, क्यों, ताकि बच्चों में जो है दृष्टि संबंधी बीमारी ना होने पाए। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें विटामिन ए में। और बता सकते हैं यहाँ विटामिन ए की बात कि अगर ये कहाँ से मिलता है, तो भाई हमारी जितनी भी गाजर हैं, अगर हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की, तो गाजर है, ये बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। दूध है, बहुत अच्छा सोर्स है। आम है, बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा आपके अंडा है, पालक है, मछली है, लिवर ऑयल है, ये सब बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं किसके, विटामिन ए के। क्लियर है सबको, ठीक है। इसको एंटी ज़ेरेप्थेल्मिक विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी ज़ेरेप्थेल्मिक, क्योंकि ज़ेरेप्थेल्मिया इसकी कमी से होता है, जिसको आप शुष्काशीपाक्ष बोलते हैं, आंख पूरी तरीके से सूख जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, किसकी बात कर लेते हैं, अभी वसा घुलनशील की बात कर लेते हैं, विटामिन डी की बात कर लेते हैं। तो विटामिन डी आपको पता है क्या है, बताइए। विटामिन डी जिसे आप एंटी रिकेटिक विटामिन बोलते हैं या सनशाइन विटामिन में बोलते हैं, ये आपके शरीर में जो है विटामिन डी दो फॉर्म में जाता है। एक तो कोलीकैल्सिफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम है, 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो आपके कैल्सिफेरॉल होता है वो हमारे शरीर में होता है, और हमारे वो शरीर में एक्टिव होता है कब, जब उसके ऊपर आपकी धूप की किरणें पड़ती हैं। बच्चों में इसकी कमी से आपका रिकेट्स होता है, जिसको आप सूखा रोग बोलते हैं, हड्डियों का रोग बोलते हैं। वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, बुढ़ों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ये चीज आपसे पूछी जाती है क्वेश्चन में। विटामिन डी इसका साइंटिफिक नेम क्या है तो आप बता देंगे, कोलीकैल्सिफेरॉल है। इसको एंटी रिकेटिक विटामिन बोलते हैं। विटामिन डी को हड्डियों में मजबूती देने के लिए जरूरी है। इसके अलावा विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए भी, हड्डियों के निर्माण के लिए भी बहुत जरूरी होता है। कहाँ से मिलता है, तो आपको सूर्य प्रकाश से तो ये एक्टिवेट होता है। अगर नेचुरल सोर्स आपसे पूछा जाए तो सनशाइन है, सनशाइन से हमारी बॉडी में जो है विटामिन डी एक्टिवेट होता है, मिलता नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर ही है विटामिन डी, एक्टिवेट होता है। जब ये एक्टिवेट होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। इसके अलावा लीवर से, अंडे से, दूध से, सब्जियों से, कई जगह से हमको विटामिन डी मिलता है। आगे चले विटामिन ई की बात कर लें। अब विटामिन ई जिसको आप क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, एंटी स्टर्लिटी विटामिन भी बोलते हैं इसको, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। सबने देखे होंगे ऐसे हरे हरे कैप्सूल आते हैं विटामिन ई के, और उसको खूब अपने चेहरे पे लगवाती हैं लड़कियां जब उनकी मसाज वगैरह होती है, ठीक है। तो विटामिन ई ब्यूटी विटामिन भी है, एंटी स्टर्लिटी विटामिन भी है। इसकी कमी से बांझपन हो जाता है। क्या हो जाता है, इसकी कमी से बांझपन हो जाता है। इसके अलावा इस विटामिन की कमी से आपके दाग झुर्रियां हो जाती हैं, तो वो भी कम हो जाती है। अच्छा हाँ, विटामिन ए और वसा की कमी से आपके फाइनोडर्मा भी कॉज होता है, फाइनोडर्मा बोलते हैं उसे, वो मैंने पढ़ाया हुआ है। वसा की कमी से फाइनोडर्मा और विटामिन ए की कमी से भी फाइनोडर्मा कॉज होता है, दोनों का मैंने पढ़ाई हुई है ये चीज। हालांकि मैं क्वेश्चंस में आपसे और कराऊंगी तो आगे क्वेश्चंस में और क्लियर होता चला जाएगा, है ना। तो भैया बांझपन, गर्भपात, ये सब किसकी कमी से होता है, विटामिन ई। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, टोकोफेरॉल। क्या नाम है इसका साइंटिफिक नेम, टोकोफेरॉल। एंटी ब्यूटी विटामिन कौन है, एंटी स्टर्लिटी विटामिन कौन है, विटामिन ई है। विटामिन के की बात कर लें तो भाई विटामिन के तो हमारे रक्त के थक्के के लिए जरूरी है, रक्त के जमने के लिए जरूरी है। फिनाइल क्विनिन इसका नाम है, फेलिनोक्विनिन इसका नाम है। एंटी हिमोरेगिक फैक्टर बोलते हैं इसको, एंटी हिमोरेगिक फैक्टर। अगर ये नहीं होगा तो आपके बॉडी में ब्लड सही से नहीं जमेगा। ब्लड बॉडी में नहीं, ब्लड के बाहर नहीं जमेगा। बॉडी में तो ब्लड नहीं जमना चाहिए, ब्लड का बॉडी में क्लॉट नहीं होना चाहिए, ब्लड के बाहर बॉडी नहीं जमेगा, जहाँ पे कट गया है, अगर वुंड हो गया है, कितना भी फाइब्रिनोजन काम कर ले, कितना भी सब काम कर ले, अगर विटामिन के की कमी होगी तो फाइब्रिनोजन ब्लड को जो है
क्लॉटिंग नहीं कर पाएगा कटे हुए स्थान पर और आपका ब्लड बहता रहेगा। तो विटामिन के आपके प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो कि आपके थ्रोम्बिन की प्रिकर्सर है। फिर थ्रोम्बिन किसको जगाता है, पूरा फैक्टर पढ़ाया हुआ है ब्लड क्लॉटिंग में, फाइब्रिनोजन को जगाता है। फाइब्रिनोजन जाकर के जो है इस पे एक जाली जैसा स्ट्रक्चर होता है, आपके कटे हुए भाग पे चिपक जाता है, जिससे आपका ब्लड बहना बंद हो जाता है। इस सब को करने में हेल्प कौन करता है, विटामिन के हेल्प करता है। क्लियर है, इसलिए इसको एंटी हेमोरेगिक विटामिन भी बोला जाता है। फेलिवोनिकुनाइन या फिनाइलक्विनिन करके इसका नाम होता है साइंटिफिक। क्लियर, तो वो आपके फैट के सॉल्युबल विटामिन हो गए। अब बात कर लेते हैं WBC की, वाटर में सॉल्युबल विटामिन की। तो विटामिन B1 होता है, ठीक, यहीं पर बात कर लेते हैं इसकी, ये दिए हुए हैं देखिए। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। विटामिन B1 क्या है, थायमीन है, थायमीन। क्या है विटामिन B1 आपके, तो थायमीन है भाई। आगे चलो, थायमीन जिसको एंटी बेरीबेरी फैक्टर कहते हैं, एंटी न्यूराइटिक फैक्टर कहते हैं, एन्यूरॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी बेरीबेरी फैक्टर, एंटी न्यूराइटिक फैक्टर, क्योंकि अगर इसकी कमी हो जाती है विटामिन B1 की तो आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। ड्राई बेरीबेरी होती है, वेट बेरीबेरी होती है, बाल बेरीबेरी होती है, ये सब क्वेश्चन आंसर्स में पूछूंगी, ठीक है, तो पढ़ के रखिएगा आप बेरीबेरी। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, तो B1 की कमी से बेरीबेरी होता है। विटामिन B1 का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, थायमीन है। और बेकिंग सोडा से ये नष्ट हो जाता है, ये पकाने से। और बेकिंग सोडा, अगर आपने खाने में बेकिंग सोडा डाल दिया तो B1 क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने वो पानी फेंक दिया जिसमें आपने अपने दाल और आलू को भिगाया था, तो B1 आपके नष्ट हो जाएगा। बहुत डायरेक्ट पूछा जाता है कि पकाने से और बेकिंग सोडा से कौन सा नष्ट होता है, तो B1 नष्ट होता है। इसको एंटी बेरीबेरी फैक्टर बोलते हैं, एंटी न्यूराइटिक फैक्टर बोलते हैं, एन्यूरॉन भी बोलते हैं। यह आपके आहार नाल, तंत्रिका तंत्र, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सबको प्रभावित करता है बेरीबेरी, ठीक है। बहुत ज्यादा ही खतरनाक बीमारी हो जाती है, बच्चों में हो तो बाल बेरीबेरी, और फिर शुष्क बेरीबेरी, फिर आपके वेट बेरीबेरी। क्वेश्चंस में पूछूंगी, आप ध्यान रखेंगे। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, बहुत महत्वपूर्ण, जिसको आपके विटामिन G के नाम से भी जाना जाता है, लैक्टोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। इसको पीला एंजाइम भी बोलते हैं राइबोफ्लेविन को। FMN और FAD, ठीक है, ये क्या है, ये आपके इसके निर्माण के लिए जरूरी होते हैं। पूछा जाता है ना क्वेश्चन, FMN और FAD किसके निर्माण के लिए आवश्यक है, तो राइबोफ्लेविन के लिए। माँ के दूध में अच्छा खासा राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है, ग्लोसिटिस कॉज होता है, चिलोसिस कॉज होता है। चिलोसिस क्या होता है, किनारे से मुंह फट जाते हैं, है ना। ये आपके अगर मुंह है आपका, ये आपके होठ हैं, तो ये ऐसे किनारे से क्या होते हैं, फट जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, ग्लोसिटिस होता है, जीभ चिकनी हो जाती है, उसमें नीलापन हो जाता है। गाय का दूध, अंडा, लीवर, ये सब इसके बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं। मुंह में घाव हो जाते हैं, अगर छाले हो जाते हैं, इन सब का कारण आपके विटामिन B2 राइबोफ्लेविन होता है। क्लियर, राइबोफ्लेविन बहुत जरूरी होता है। आगे चलिए, B3 की बात करिए सब अब, और सब बताते चलेंगे, सब रिवीजन करते चलेंगे मेरे साथ साथ। B3 जिसे आप नियासिन निकोटिनिक एसिड बोलते हैं, जिसकी कमी से पेलेग्रा कॉज होता है। क्या कॉज होता है भाई, पेलेग्रा कॉज होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है पेलेग्रा, जिसको आप 3D और 4D के नाम से भी जानते हैं। 3D 4D क्यों कहते हैं, डिमेंशिया, डायरिया, है ना, और डेथ वगैरह जो होती है इसके आपके कमी से होती है। किसकी कमी से होती, नहीं B5 होता है निकोटिनिक एसिड, तो कि B3 होता है, B3 तो B5 पेंटोथेनिक होता है, B3 नियासिन होता है, सही है, B3 नियासिन होता है, B5 पेंटोथेनिक होता है। भाई 5 पेंटोथेनिक होगा ना, पेंटागन तो 5 से बनेगा ना, हाँ, B3 नियासिन। और क्या होता है नियासिन की कमी से, पेलेग्रा बीमारी होती है, हाँ, 4D सिंड्रोम भी बोलते हैं, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया, डेथ। अगर डेथ हो गई तो 4D, और नहीं तो 3D बीमारी भी बोलते हैं इसको। NAD, NADP इसके आवश्यक घटक हैं। जैसे FMN, FAD आपके राइबोफ्लेविन के घटक थे, वैसे ही आपके क्या हैं, इसके घटक क्या हैं, NAD और NADP। अब ये पढ़ के रखना, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म, इसका फंक्शन मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। आप भी तो कुछ करोगे, पढ़ के रखोगे ना, ठीक। अब बात कर लेते हैं विटामिन B5, जिसे हम पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। तो पैंटोथेनिक एसिड क्या करते हैं, इसको आप ये यीस्ट फैक्टर, फिल्ट्रेट फैक्टर, चिक एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर बोलते हैं। ये आपके एसिटाइल कोलिन के निर्माण में सहायक है। बोलोगे मैम एसिटाइल कोलिन क्या होता है, अभी पढ़ाया था जब मैंने ग्लूकोज पढ़ाया था, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था। जब आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो एक एसिटाइल कोलिन एंजाइम बनता है, जो कि आपके ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है। वो बनाने में आपके विटामिन जो B5 है, पैंटोथेनिक एसिड है, ये हेल्पफुल होता है।
तो ये चीज हो गई। इसके अलावा बात कर लीजिए विटामिन B6 की, पायरिडॉक्सिन की, इसे एंटी डर्मेटिस फैक्टर बोला जाता है B6 को, ठीक है, एंटी डर्मेटिस फैक्टर बोला जाता है। ये ट्यूबरकुलोसिस के उपचार में बहुत उपयोगी है। आंत में पाए जाने जीवाणुओं द्वारा ये खुद ही संश्लेषित होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। B7 को आपके विटामिन H के नाम से जानते हैं, जो कि बायोटीन है। इसको आपके एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर बोलते हैं। विटामिन H भी बोलते हैं किसको, B7 बायोटिन को आपके जो है विटामिन H एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये सल्फर युक्त विटामिन है, वसा के निर्माण में सहायक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो कौन सा विटामिन है जिसमें सल्फर भी पाया जाता है, सल्फर, तो B7 आपके बायोटीन में पाया जाता है। फिर आपके B9 फोलिक एसिड हो गया, B12 आपके साइनोकोबालामिन हो गया। एंटी क्या फैक्टर है, इसकी कमी से क्या होता है, पर्नीशियस अनीमिया कॉज होता है। किसकी कमी से, B12 की कमी से। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, B12 में पाया जाता है। B12 में आपके साइनोकोबालामिन, कोबालामिन में ही छुपा है कोबाल्ट, ठीक है, साइनोकोबालामिन में ही छुपा है आपके क्या, कोबाल्ट। तो किस में पाया जाता है कोबाल्ट, आपके B12 में पाया जाता है। B12 जो कि है आपके, जिसकी कमी से पर्नीशियस अनीमिया कॉज होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। विटामिन C की बात कर लें, विटामिन C बचा है अब बस। विटामिन C जिसकी कमी से स्कर्वी होती है, क्या होती है, स्कर्वी कॉज होती है, इसलिए इसको एंटी स्कर्वी, एंटी कैंसर, एंटी वायरल फैक्टर भी बोला जाता है। ये आपके घाव को भरने में सहायक होता है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि घाव को भरने में कौन सा सहायक होता है, तो घाव को भरने में आपके विटामिन C सहायक होता है। ये भी आपके ऊष्मा से और प्रकाश से नष्ट हो जाता है, पानी में आप अगर इसे फेंक देंगे तो ये भी खत्म हो जाता है, ठीक है। आंवला इसका रिच सोर्स होता है। फलों को आप अगर काट के रख देंगे बहुत देर के लिए तब भी ये नष्ट हो जाता है, ठीक है, और आंवला इसका रिच सोर्स होता है। इसके अलावा टमाटर, संतरा, नींबू, अमरूद, टमाटर, इन सभी सब्जियों में आपके पत्ता, उसमें पत्ता गोभी में, और आपकी ये काली मिर्च में, हरी मिर्च में, शिमला मिर्च में, सब में विटामिन C भी पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो है ये आपके आंवले में पाया जाता है। क्लियर है, घाव को भरने में सहायक होता है। तो ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, हालांकि ऐसी चीज नहीं है कि पढ़ाई नहीं है, कभी भी कई बार पढ़ा चुकी हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा चुकी हूँ। तो विटामिन क्लियर हो गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना विटामिन में। अब एक एक दो को इतना ज्यादा डिटेल तो आप मैराथन में नहीं कर पाएंगे, इससे पहले मैं सब कुछ करा चुकी हूँ, आपसे क्वेश्चंस भी पूछ चुकी हूँ, फिर भी मैंने बहुत कुछ कोशिश करी है कि आपको बता दूं। चलिए आगे चलें। अब पोषक तत्व हो गए, मिनरल्स पे चलें। मिनरल्स की बात मैं कर चुकी हूँ आपके साथ। मिनरल्स का पूरा एक वीडियो दिया है मैंने खनिज पदार्थ करके, अभी लेटेस्ट दिया है 2-3 महीने पहले। तो मिनरल्स को हम 2 भागों में बांट देते हैं, मेजर मिनरल्स में और ट्रेस मिनरल्स में। हम तो न्यूट्रिएंट्स को भी बांटते हैं मेजर और माइक्रो में। भाई मेजर कौन कौन से हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, जिसकी मात्रा हमारी बॉडी में ज्यादा चाहिए। और वहीं अगर हम बात करते हैं आपके विटामिन और मिनरल्स की, तो भाई इनकी जो है मात्रा हमारी बॉडी में कम चाहिए होती है ना। तो चलिए खनिज पदार्थों की बात कर लेते हैं आपसे। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हैं कैसे पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ हैं, क्योंकि भाई इसमें क्या पाया जाता है, इसमें आपके कार्बन पाया जाता है, ठीक है, तो ये आपके कार्बनिक पदार्थ हो गए। चलिए आगे चलिए, आप थोड़ा सा जरा पढ़ लेते हैं, हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, मिनरल्स पढ़ लेते हैं। चलिए सब बताइए फटाफट से, मिनरल्स कितने जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो 24। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है TGT में, ठीक है। कितने खनिज तत्व जरूरी हैं हमारे लिए, तो 24 खनिज तत्व जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और ये अकार्बनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं मिनरल्स। मतलब इसमें आपके जो है क्या नहीं पाया जाता, कार्बन नहीं पाया जाता। ये चीज पूछ सकते हैं, तो आप बता देंगे भाई किसमें कार्बन नहीं पाया जाता, मिनरल्स में नहीं पाया जाता, जबकि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन सब में आपके कार्बन पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते। मिनरल्स को हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, जो हमारे शरीर के लिए ज्यादा जरूरी है, जिनकी मात्रा हमारे शरीर के लिए ज्यादा जरूरी है, उन्हें हम मैक्रो या मेजर मिनरल्स बोलते हैं, और जिनकी मात्रा हमारे शरीर में कम जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इनकी मात्रा हमारे शरीर के लिए मेजर मिनरल्स के मुकाबले कम जरूरी होती है, तो उनको हम ट्रेस एलिमेंट्स या ट्रेस मिनरल्स के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं कि इनकी जरूरत नहीं है, ट्रेस में हम इसलिए डाल देते हैं, माइक्रो मिनरल्स हम इन्हें इसलिए बोल देते हैं कि बस इनकी मात्रा कम होती है। हालांकि अब जैसे 1200 आपके ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट, वो क्या लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, आप RDM पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या आप उतना लेते हैं, इसमें आयरन भी उतना ही लेते हैं, आयरन की रिक्वायरमेंट कितनी कम है, ठीक है।
तो इसलिए ये ट्रेस मिनरल्स में चला जाता है। लेकिन आयरन जरूरी बहुत है हमारे बॉडी के ब्लड के निर्माण के लिए। आयरन जरूरी है। आयरन के साथ साथ फोलिक एसिड भी आपके ब्लड के निर्माण में हेल्प करता है। B12 भी हेल्प करता है ब्लड के निर्माण में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये जो है ट्रेस एलिमेंट में चला गया है आयरन। तो चलिए बात कर लेते हैं कैल्शियम, पोटेशियम, सबकी आपको पता ही है। कैल्शियम भाई हड्डियों के निर्माण के लिए जरूरी है। फॉस्फोरस भी जरूरी है। सोडियम आपके किस में हेल्प करता है? सोडियम आपके हृदय को नियंत्रित करता है। सोडियम, ठीक है, सोडियम आपके किसको नियंत्रित करता है? हृदय को नियंत्रित करता है। अच्छा, किसकी कमी से क्या रोग हो जाता है? कैल्शियम फास्फोरस का अनुपात कितना होता है? तो 1:1 होता है। ये सब चीजें मैं भाई क्वेश्चन में आपसे पूछूंगी। अब मैं यहाँ पे कितना कराऊंगी, ठीक है, ये सब चीजें मैं आपसे क्वेश्चन में पूछूंगी। आयरन किसके लिए जरूरी है? तो आपको पता है भाई आयरन जो है अनीमिया को रोकता है। हमारे शरीर में अनीमिया हो जाएगा अगर हम आयरन नहीं लेंगे। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन जरूरी है। फॉस्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर काम करता है, तो हड्डियों के निर्माण के लिए हमारे जो है कैल्शियम जरूरी है, फॉस्फोरस जरूरी है। आयोडीन थायराइड ग्लैंड के लिए जरूरी है। अगर थायराइड ग्लैंड, आयोडीन का बॉडी में यूज करता कौन है? आयोडीन का बॉडी में यूज आपके सिर्फ थायराइड ग्लैंड ही करती है। अच्छा हाँ, एक चीज बच्चे मुझसे पूछते हैं, एक लड़की पूछ रही थी, मैं ध्यान नहीं रहा, एक क्वेश्चन आपकी शायद यूथ में दिया है कि थायरोक्सिन के अधिक स्त्रावण से जो BMR है वो कम होता है या ज्यादा होता है? मेरी बात आप कान खोल के सुन लीजिए। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला थायरोक्सिन हार्मोन BMR को इंक्रीज करता है। ठीक है, क्या करता है? इंक्रीज। अब किसी एग्जामिनर ने उसको कम आंसर किया है तो वो गलत आंसर किया है, रॉन्ग। थायराइड ग्लैंड में मैं ये चीज आपको क्लियर पढ़ा चुकी हूं कि जब भी हमारी बॉडी में, मान लीजिए हम बहुत ठंडे में है, बहुत ठंडे में है हम, ठीक है, हमारा टेम्परेचर वही बना रहता है। क्यों बना रहता है हमारा टेम्परेचर? क्योंकि BMR इंक्रीज होता है। जब आपको बाहर से ठंड लगती है, अंदर से आपकी बॉडी का टेम्परेचर बना रहता है, BMR इंक्रीज होता है। BMR पूरा पढ़ाया है मैंने। BMR के फैक्टर्स आपको बताए हैं कि एक ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड जो कि BMR को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। उससे निकलने वाला थायरोक्सिन हार्मोन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पे काम करता है, पिट्यूटरी थायराइड पे काम करती है। थायराइड जो है थायरोक्सिन निकालता है और हमारी बॉडी में सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। सोडियम पोटेशियम 8 फेज पंप उन्हें बोला जाता है। वो हमारे शरीर में आयंस को इधर उधर करते हैं। ठीक है, और इधर उधर करने से हमारी बॉडी में क्या निकलती है? ATP रिलीज होती है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं उनको चलाने के लिए ATP चाहिए। ATP चाहिए, ATP मतलब एनर्जी चाहिए। तो जितना आप किसी पंप को चलाएंगे उतनी तो आपको बिजली चाहिए। जितना आप मिक्सर घुमाएंगे उतनी आपको बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वैसे ही हमारी बॉडी है। अब आप बोलेंगे मैम ये पंप क्या होते हैं? तो जब मैं पढ़ाती हूँ तो होता है कि मैम डेप्थ में चली गई। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जब आपके थायरोक्सिन रिलीज करती है तो BMR इंक्रीज होता है। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी को कैसे मेंटेन करता है? हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का जो अंदर टेम्परेचर है वो कैसे मेंटेन करता है? वो ऐसे ही मेंटेन करता है। ATP चाहिए होती है। जितनी ATP हमारे शरीर खर्च करेगा उतना हमारा BMR इंक्रीज होगा। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। BMR सिर्फ सोते समय कम होता है। बूढ़े लोगों में BMR कम होता है, महिलाओं में कम होता है। क्यों कम होता है महिलाओं में? क्योंकि एडिपोज टिश्यूज है महिलाओं के पास, मसल टोन नहीं है। फीमेल्स के पास मसल टोन है, इसलिए मेल में BMR इंक्रीज होता है। एक बार BMR BMI वाली वीडियो देख लेना, साथ में थायराइड ग्लैंड वाली वीडियो देखना आप, तब आपका ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आयोडीन की रिक्वायरमेंट किसके लिए? आयोडीन शरीर में किसको चाहिए? सिर्फ थायराइड ग्लैंड को चाहिए। थायराइड को जरूरत है आयोडीन की T3 T4 बनाने के लिए, और किसी को जरूरत नहीं है। T3 T4 बनेंगे तभी हमारे शरीर में जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा। अगर कमी हो जाएगी थायरोक्सिन हार्मोन की तो क्रिटिनिज्म कॉज होगा। क्रिटिनिज्म, बच्चे बौने हो जाएंगे आपके। ठीक है, बच्चे में सेक्सुअल डेवलपमेंट कम होगा। इसके अलावा लड़कियों में आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी, जिसको मिक्सिडीमा गर्ल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। गोइटर हो जाएगा। गोइटर जो कि आम दिखता है, बेचारी थायराइड ग्लैंड ही बढ़ जाती है, गोइटर कॉज हो जाता है। और अगर ज्यादा सिक्रीट हो गया तो एक्सोथेल्मिक गोइटर होता है, जिसे ग्रेव डिजीज बोलते हैं। पूरा पढ़ाया है, आप देख लेना एक बार थायराइड ग्लैंड वाली वीडियो। ठीक है, तो कोई अब दिक्कत तो नहीं है इसमें। मेन मैंने बात करी है कैल्शियम की, फॉस्फोरस की, जिंक की कमी से आपके सेल डिवीजन में जिंक हेल्प करता है, इम्यूनिटी सिस्टम में जिंक हेल्प करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, टेस्ट एंड स्मेल की शक्ति प्रदान करता है जिंक आपको। ठीक है, इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। क्वेश्चन मैंने कितनी बार पूछा है, इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो जिंक पाया जाता है। इंसुलिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, नर्वस सिस्टम के लिए हेल्पफुल है, DNA RNA के निर्माण के लिए जिंक जरूरी है। ये सब मैं खनिज निर्माण वाले वीडियो में आपसे पूछ चुकी हूँ, आप लोग देख लेना। आगे बढ़ते हैं, बहुत देर हो गई अब इसे समझाते। चलिए फूड प्रिजर्वेशन पे आ जाइए। फूड प्रिजर्वेशन
अब हमने सब कुछ पढ़ लिया फूड्स के बारे में। फूड्स क्या है, फूड्स के फंक्शंस क्या है, न्यूट्रिएंट क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, बीएमआर क्या है। बीएमआर आपको पता ही है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। एट रेस्ट हमारे शरीर को काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम बीएमआर बोलते हैं। बीएमआई क्या है, बेसल बॉडी मास इंडेक्स। आपका कितना शरीर, आपकी कद काठी ऊंचाई के आधार पर आपके शरीर में पाया जाने वाला फैट का परसेंटेज कितना है, वो बीएमआई है। बीएमआर बीएमआई वाला बॉडी आप वो वीडियो आप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। फूड प्रिजर्वेशन, भाई हमें फूड को प्रिजर्व भी तो करना है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फूड प्रिजर्वेशन करने की स्टूडेंट्स कुछ टेक्निक होती हैं भोजन को संरक्षित रखने की। कैसे कैसे भोजन को आप संरक्षित रखते हैं, देखिए भोजन को संरक्षित रखते हैं हम बाय कूलिंग मेथड, मतलब ठंडी विधि से। ठीक, ये आप जो है इसी पे देखिए, सबसे पहला है क्या, कोल्ड प्रोसेस से, ठंडी विधि से तो हम जो है फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। कैसे प्रिजर्व करते हैं आप बताइए। भोजन का संरक्षण पढ़ रहे हैं हम, भोजन हमने बना लिया, ये हमारे पास भोजन आ गया, हमें उसको संरक्षित भी तो करना होता है। तो या तो हम ठंडी विधि से संरक्षित करते हैं। आप मान लीजिए आलू की खेती हुई, तो कोई अपने आलू को कैसे संरक्षित करेगा सड़ी गर्मी में, भाई वो कोल्ड स्टोरेज, चिल स्टोरेज का यूज करते हैं। और वहां पे क्या करते हैं, सब्जियों को, फल को, अंडे को, दूध को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं ताकि वो सड़े नहीं, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। इसी को तो हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो इसकी मुख्यतः 4 टेक्निक है। पहली टेक्निक हम पढ़ने जा रहे हैं कोल्ड प्रोसेस या बाय कूलिंग मेथड, ठंडी विधि के द्वारा। भाई पहले क्या होता था, घर में फ्रिज वगैरह नहीं थे, तो हमारी दादी नानी क्या करती थी, ठंडी ठंडी रेत में खाना दबा देती थी, या ठंडा ठंडा पानी भर के रखा, उसके अंदर कटोरा रख दिया सब्जी वाला, और बचाने की कोशिश करती थी कि भाई सब्जी हमारी खराब ना हो, आटा हमारा खराब ना हो, जो कुछ अगर बच गया। फिर धीरे धीरे फ्रिज का निर्माण हो गया, तो फ्रिज में आपके क्या किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में आप क्या करते हैं, घरों में आप क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं, जिसमें नॉर्मल फ्रिज का टेम्परेचर आपके होता है 4 डिग्री सेल्सियस, और आपके जो फ्रीजर होता है, फ्रीजर जो फ्रिज में फ्रीजर पाया जाता है उसका टेम्परेचर होता है -18 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, -18 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजर में आप बर्फ जमा लेते हैं कि नहीं जमा लेते हैं, तो इस तरीके से आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कूलिंग मेथड की कमर्शियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल मतलब बहुत बड़े लेवल पे, उद्योग स्तर पे अगर हम बात करते हैं, तो हम कोल्ड स्टोरेज और चिल स्टोरेज का यूज करते हैं। आपने सबने कोल्ड स्टोरेज और चिल स्टोरेज देखे होंगे। अगर आप बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में जाते होंगे, आइसक्रीम वगैरह खरीदते होंगे, तो आपने देखे होंगे बड़े बड़े चिल स्टोरेज होते हैं, उसमें आइसक्रीम है, मटर है, फ्रीज की हुई रखी रहती है, बटर है, दही है, इन सब चीजों को फ्रीज करा जाता है। दही तो खैर उसमें नहीं रखते, लेकिन मटर वगैरह रखते हैं, बिल्कुल जमा लेते हैं ताकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो और हमारा खाना खराब ना हो। तो कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर होता है आपके 0 से 30 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, 0 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वहीं चिल स्टोरेज का टेम्परेचर होता है आपके 31 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चिल स्टोरेज में जो है आप फल को, सब्जी को, अंडे को, दूध को, चीज को, पनीर को प्रिजर्व करके रखते हैं। ये मैं सब आपसे प्रश्न में पूछूंगी, आप मुझे टेम्परेचर बताएंगे, आप पढ़ के रखेंगे। ठीक है, तो ये खत्म होता है आपके बाय कूलिंग मेथड। ठंडा करके फूड को इतना ठंडा कर देना, इस तरीके से जमा देना कि बैक्टीरिया उसमें ग्रोथ कर ही ना पाए। फूड को प्रिजर्वेशन हम करते क्यों है, बैक्टीरियल ग्रोथ से बचाने के लिए, क्या कि फूड हमारा सड़े नहीं, इससे बचाने के लिए हम फूड को संरक्षित करके रखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले फूड को ठंडी विधि से संरक्षित करते हैं। ठंडी विधि मतलब इतना टेम्परेचर कम कर देना होता है हमने नॉर्मल से, कि जो बैक्टीरिया है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आपको ज्यादा ग्रोथ करते हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर रखना ही नहीं है, फूड को ठंडा इतना कर देना है कि बैक्टीरिया ग्रोथ ही ना करे, और हम 1 से 2 दिन तक अपने फूड को फ्रिज में संरक्षित कर सकते हैं। बाकी कोल्ड स्टोरेज, चिल स्टोरेज में तो काफी दिन तक के लिए फूड को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है स्टूडेंट आपके बाय हीटिंग मेथड। ठीक है, थर्मल जिसको लिख दिया है, दूसरा मेथड होता है बाय हीटिंग मेथड। अब एक तरीका होता है फूड को गर्म करके उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकना, जिसमें सबसे बढ़िया आप अपने घर में करते हैं, दूध को उबालते हैं। सब अपने घर में दूध को उबालते हैं। क्यों दूध को उबालते हैं, क्योंकि उसमें कॉक्सिला बर्नेटाई और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जैसे क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। कॉक्सिला बर्नेटाई दूध में पाया जाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस दूध में पाया जाता है। इसलिए हम अपने घर में आके कच्चे दूध को खौलाते हैं ताकि उसमें बैक्टीरिया जो हो वो मर जाए, और फिर हम उसको ठंडा करके फ्रिज में भी रखते हैं।
लेकिन अगर हम बड़े लेवल की बात करें, अब जो दूध आपके पैकेट में दूध आता है जिसे आप पाश्चराइज्ड मिल्क कहते हैं, तो पाश्चराइजेशन जो है आपके वो हीटिंग मेथड का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? पाश्चराइजेशन, हीटिंग मेथड का। पूरा पाश्चराइजेशन पढ़ाया हुआ है, यहाँ एक भी चीज नहीं बताऊंगी, ना LT बताऊंगी, ना ST बताऊंगी, ना UST बताऊंगी, क्योंकि तुम लोग देखते नहीं हो वीडियो। देखो जाके, जैसे पढ़ना है क्वेश्चन पूछूंगी, LT से भी पूछूंगी, HT से भी पूछूंगी, UST से भी पूछूंगी, लेकिन यहाँ पाश्चराइजेशन नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। क्यों बनाया है मैंने वो वीडियो? देखिए जाके, आप लोग नहीं देखना मत देखिए, जबरदस्ती थोड़ी है। जिन्हें देखना है वो देखेंगे जाके पाश्चराइजेशन वाला वीडियो, तब फिर आगे बात करूंगी मैं उनसे क्वेश्चंस में। पाश्चराइजेशन आप देखेंगे। दूसरा मेथड आपके होता है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? स्टेरिलाइज करना। जैसे आप बच्चों की दूध की बोतल खुलाते हैं ना 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जब आप भोज्य पदार्थों को एक निश्चित ताप पे गर्म करते हैं, उसको आप स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। इसमें और कौन सा मेथड आ सकता है? इसमें प्रिजर्वेशन बाय बॉटलिंग आती है, प्रिजर्वेशन बाय कैनिंग आती है, ब्लांचिंग मेथड आता है। ब्लांचिंग मेथड क्या होता है? ब्लांचिंग मेथड में भी फूड को पहले बहुत गरम गरम पानी में जो है आपके खौलाया जाता है, और फिर तुरंत उसको जो है ठंडे ठंडे आइसी वाटर में डाल करके उस फूड को आपके प्रिजर्व कर लिया जाता है। जैसे कुछ लोग पालक को करते हैं, पालक को पहले उबाल लेते हैं, उबाल के उसे सॉफ्ट कर लिया, फिर तुरंत उसको जो है ठंडे पानी में डाल देते हैं, और ठंडे पानी में डाल के निकाल के उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। इस मेथड को ब्लांचिंग मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लांचिंग मेथड। ठीक है, तो दो टेक्निक आपने समझनी फूड को प्रिजर्व करने की, बाय कूलिंग मेथड, बाय हीटिंग मेथड, ठंडी विधि के द्वारा और गर्म विधि के द्वारा। तीसरा मेथड होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जो होता है स्टूडेंट्स, इसे कंट्रोलिंग वाटर कहते हैं, या ये ऐसा मेथड है जिसमें आप बहुत लंबे समय के लिए अपने फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और ये सबसे सस्ती, सबसे साधारण विधि है, सबसे सस्ती विधि है। जैसे हरी मिर्चा हमें प्रिजर्व करनी है मान लीजिए, तो हरी मिर्च का हम क्या करेंगे? हरी मिर्च को बिल्कुल सुखा लेंगे, और हम साल भर के लिए हरी मिर्च को जो है अपने पास प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल प्रिजर्व करके। इसमें नमी को बिल्कुल सुखा लिया जाता है। कैसे सुखा लिया जाता है? धूप में रखकर। कैसे सुखाते हैं? धूप में रखकर। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे सस्ता मेथड क्या है, तो वो डिहाइड्रेशन ही है, मतलब नमी को पूर्ण रूप से सुखा देना। अगर आपसे पूछा जाता है लंबे समय के लिए आपको फूड प्रिजर्व करके रखना है, तो किस मेथड से आप रख सकते हैं? तो वो आप डिहाइड्रेशन से रख सकते हैं। भाई पाश्चराइज मिल्क भी आप 2 या 3 दिन यूज कर सकते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट उस पर लिख के आती है कि इतने दिन तक ही ये दूध यूज किया जाएगा, फिर वो खराब हो जाता है ना, पाश्चराइज मिल्क भी। तो लेकिन अगर हमें लंबे समय के लिए रखना है, तो हम डिहाइड्रेशन एक ऐसा मेथड है, सबसे सस्ता विधि है, हम फूड्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे अनाज सुखा लेते हैं, अब अनाजें हैं, दाल है, चावल है, ये आपके भरे रहते हैं साल भर के लिए, है ना। ऐसा तो नहीं कि आज हमने अनाज बोया, आज ही काटा, आज ही खा लिया। तो ये सब मेथड डिहाइड्रेशन से आपके होते हैं। नेक्स्ट आपके मेथड है स्टूडेंट्स बाय केमिकल मेथड। आप किसी न किसी केमिकल का यूज करके, प्रिजर्वेटिव का यूज करके क्या करते हैं? फूड को क्या करते हैं? बचाते हैं, जिसमें आपके आएगा पिकलिंग, सॉल्टिंग, बाय शुगर, स्मोकिंग, बाय केमिकल्स। ठीक है, आप पिकल में आप क्या डालते हैं? अचार में आप भाई नमक डालते हैं, आप सिरका डालते हैं, ये सब क्या है? ये सब एसिड तो है। सिरके में एसिटिक एसिड होता है, आपका नमक है, NaCl है। तो ये सब क्या करते हैं? ये केमिकल मेथड है जो कि आप फूड को प्रिजर्व करते हैं। आप अचार, मुरब्बा बना सकते हैं, तो मुरब्बे में आप शुगर डालते हैं। चीनी में क्या करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बनाते हैं, मतलब इतनी चीनी इसमें भरते हैं, इतना जो है आपके रसाकर्षण का सिद्धांत बोलते हैं इसे, इतनी चीनी की चाशनी होती है, उसमें आप अपने फूड को डुबा देते हैं, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, मर जाते हैं, उसमें ग्रोथ नहीं कर पाते। तो ऐसे आप जैम, जेली, मुरब्बा बना करके अपना क्या करते हैं? आप प्रिजर्व कर सकते हैं। जैम फल के गूदे से बनता है, जेली फलों के रस से बनता है, ये पूछा जाता है ना। जैम फल के गूदे से बनता है, गूदे से क्या बनता है? जैम, रस से क्या बनती है? जेली। तो केमिकल्स का यूज करके, जैसे आप कौन कौन से केमिकल यूज करते हैं? अचार में आप एसिटिक एसिड डाल सकते हैं, टोमेटो सॉस में आप सोडियम बेंजोइट डालते हैं, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज करते हैं, पेक्टिन पाउडर का यूज करते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज करते हैं। कई चीजें तरीके का, कई केमिकल्स का यूज करके आप अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं। नींबू का यूज करते हैं जैम जेली बनाने में, पेक्टिन का यूज करते हैं जैम जेली बनाने में। करते हैं कि नहीं करते हैं?
हाँ, एक मेथड होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग स्पेशली जो है आपके धुआं लगाया जाता है किसको, मांस मछली को। तो मांस मछली को प्रिजर्व करने का तरीका भी वो केमिकल्स में ही आता है। उसमें ऐसे धुआं जैसे क्या, आग जैसे कोयला जैसे जला लिया और धुआं निकलता है, मांस मछली पे लगाया जाता है जिससे मांस मछली का कलर जो है वो आपके बना रहे। तो धुएं के द्वारा स्मोकिंग। ये सारे मेथड्स किस में आते हैं, ये सारे मेथड आपके केमिकल में आते हैं। आई रिपीट, सब सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले हमने मेथड पढ़ा ठंडी विधि के द्वारा। ठंडी विधि के द्वारा हमें ठंडक बनानी होगी, तो चाहे हम फ्रिज की बात करें, चिल स्टोरेज की बात करें, कोल्ड स्टोरेज की बात करें, वो इसी में आएंगे। थर्मल मेथड मतलब बाय हीटिंग मेथड, तो पास्चराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, ब्लांचिंग, ये तीनों आपके इसी में आ जाएंगे। ठीक है, बाय प्रिजर्वेशन ऑफ बॉटलिंग, कैनिंग। भाई बॉटलिंग कैनिंग क्या होती है, कैनिंग जो डब्बा बंद फूड आते हैं क्या होते हैं, बिल्कुल अंदर से डब्बा सुखा लिया जाता है, फिर उसमें फूड को प्रिजर्व करके उसमें नमी नहीं रहने देते। तो गर्म आंच पे आप करेंगे तभी तो नमी एकदम हट जाएगी। तो बॉटलिंग कैनिंग भी आपके हीटिंग मेथड में आ जाएगी। तीसरा मेथड है आपके डिहाइड्रेशन। ये अकेला ऐसा मेथड है जो सबसे सस्ती विधि है और लंबे समय के लिए आप अनाज दाल वगैरह को सुरक्षित रख सकते हैं। फिर आता है केमिकल मेथड। किसी ना किसी केमिकल का आप प्रयोग कर रहे हैं अपने फूड को प्रिजर्व करने के लिए, चाहे आप अचार बनाएं, मुरब्बे बनाएं, जैम बनाएं, जेली बनाएं, कुछ भी बनाएं, ठीक है, वो सब इसमें आ जाएगा। इसमें एक सबसे खतरनाक मेथड आता है स्टूडेंट्स, जिसे हम रेडिएशन बोलते हैं। ये है, ये रेडिएशन, ये एक अलग टेक्निक है। रेडिएशन कहाँ लिख रही हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। रेडिएशन, रेडिएशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, रेडिएशन में रेडिएशंस डाली जाती हैं, ये गामा रेज डाली जाती हैं फूड के ऊपर। जब ये गामा रेज फूड के ऊपर डाली जाती हैं तो जो भी बैक्टीरिया होता है इसके ऊपर वो इस गामा रेज से खत्म हो जाता है। स्पेशली क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम को खत्म करने के लिए रेडिएशन किया जाता है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो कि आपको पता है डब्बा बंद भोज्य पदार्थों से मिलता है और बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया होता है, जान लेकर रह लेता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम को खत्म करने के लिए जो है रेडिएशन एक मेथड है वो किया जाता है। ये केमिकल मेथड में ही आएगा एक तरीके से। इसमें गामा रेस पास की जाती हैं फूड के ऊपर से और जो कि उस बैक्टीरिया को खत्म कर देती हैं, तो ये रेडिएशन मेथड है। क्लियर है? चलिए, फूड प्रिजर्वेशन सबको समझ में आ गया। पहला मेथड क्या था, बाय कूलिंग, ठंडी विधि से। फिर क्या था, बाय हीटिंग, गर्म विधि से, दूध को खौलाना वगैरह, पास्चराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन और ब्लांचिंग, ठीक है, कैनिंग, बॉटलिंग। फिर तीसरा क्या था आपके, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब पूरी तरीके से पानी को बिल्कुल सुखा लेना। और चौथा क्या था, केमिकल्स, केमिकल्स का यूज करना। आप अचार बना रहे हैं, मुरब्बा बना रहे हैं, पिकलिंग करना, सॉल्टिंग करना, ऑस्मोटिक प्रेशर बनाना, चीनी वाला रसाकर्षण का सिद्धांत मैंने जो आपको बताया। इसके अलावा आपके रेडिएशन आ गई और आप केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, पेक्टिन पाउडर है, सोडियम बेंजोइट है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, ये सब का आप यूज करते हैं। स्क्वैश वगैरह बनाते हैं, जो भी उसमें आप केमिकल्स का यूज करते हैं। तो 4 मेथड है फूड प्रिजर्वेशन के, कोई किसी को समस्या तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे हम मेथड्स ऑफ कुकिंग की बात करेंगे। फूड को बनाने की विधियां, जैसे फूड को प्रिजर्व करने की 4 विधियां हैं वैसे फूड को बनाने की भी 4 विधियां हैं। भाई कुछ लोग ज्यादा तेल मसाले का खाना बनाते हैं तो तेल में बनाते हैं, कुछ केवल उबला खाना पसंद करते हैं तो वो उबले तरीके से बनाते हैं, कुछ केवल सूखा खाना पसंद करते हैं लाइक रोस्टिंग तो वो रोस्टिंग करके खाते हैं, और कुछ पानी में उबाल के खाना पसंद करते हैं। तो अगर हम जल द्वारा पकाते हैं, ये लिखी हुई है सारी, जल द्वारा पकाते हैं, तो जल द्वारा कैसे पकाते हैं हम, बॉइलिंग करके, सिमरिंग, पोचिंग, स्टीमिंग, स्टूइंग, ब्रेजिंग, ये सब आपके जल द्वारा पकाने वाली विधियां हैं। बॉइलिंग मतलब 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आप फूड को पकाते हैं, उसे हम बॉइलिंग कहते हैं। सिमरिंग का मतलब होता है खदकना, धीरे धीरे फूड को खदका के पकाना। तो 82 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस तक जब आप पकाते हैं, 82 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है किसका, सिमरिंग का। सिमरिंग का मतलब होता है धीरे धीरे फूड को खदक के पकाना। पोचिंग का मतलब होता है कुछ मतलब एग पोच्ड किया जाता है। पोचिंग एक तरीका है, बहुत धीमी आंच पे फूड को पकाया जाता है, स्पेशली एग को पोच किया जाता है, पानी में या तेल में हल्के से आप पका सकते हैं, उसे पोचिंग बोलते हैं, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो आपके 93 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस होता है। स्टूइंग लॉट्स ऑफ टाइम लेता है, इसका टेम्परेचर सिमरिंग से भी कम होता है, पोचिंग और स्टूइंग का टेम्परेचर। स्टूइंग का मतलब भी होता है बहुत धीरे धीरे फूड को बहुत लंबे समय तक के लिए पकाना, जैसे
जैसे मांस वगैरह है, वो जल्दी नहीं पकते हैं जो लोग बनाते हैं, तो धीमी आंच पे करके उसको लंबे समय के लिए पकाना पड़ता है। ऐसे मेथड्स को आपके स्टूइंग और पोचिंग मतलब स्पेशली एग आ जाता है, अंडे को जो है लोग पोचिंग विधि से पकाते हैं। स्टूइंग में भी आपके टेम्परेचर सिमरिंग से भी कम होता है, मतलब नॉर्मल जो हाई टेम्परेचर होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और मैंने आपको बताया सिमरिंग में तो टेम्परेचर कितना रखना है हमें, 82 से 99 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इससे भी कम स्टूइंग में होगा, इससे भी कम आपके पोचिंग में होगा। और ब्रेजिंग भी एक तरीका है आपके फूड को पानी के द्वारा, जल द्वारा पकाने का। क्लियर है? जल में आप मांस वगैरह जो लोग पकाते हैं या लंबे समय के लिए जिस फूड को पकाते हैं, तो क्या पानी नहीं डालते हैं सब्जी में? डालते हैं कि नहीं डालते हैं? या कुछ भी जो फूड आप पका रहे हैं पानी नहीं डालते हैं? तो ये सारे मेथड हैं जल द्वारा पकाने के। दूसरा मेथड आता है स्टूडेंट्स आपका बिल्कुल सूखी विधि से। सूखी मतलब सूखी हवा से पकाने का, सूखी विधि से। इसमें बिल्कुल नमी नहीं होती, जैसे बेकिंग, ग्रिलिंग, ब्रॉयलिंग और बारबेक्यू। बारबेक्यू देखा है आप लोगों ने, लोग भट्टी जैसी रख लेते हैं और फिर उसमें पनीर टिक्का को पकाते हैं, ये सब मेथड बारबेक्यू बोले जाते हैं, ठीक है। तो रोस्टिंग मतलब भूनना, आप डायरेक्ट रोस्ट कर रहे हैं, किसी चीज को सेक रहे हैं। जैसे आप रोटी क्या करते हैं, रोटी आप डायरेक्ट गैस पर डाल करके उसको सेकते हैं, तो ये जो तरीका है ये रोस्टिंग है, ठीक है। तवे पे आप सेकते हैं, ये रोस्टिंग है। तो उस पर किसी भी तरीके का पानी का यूज नहीं किया, आप हवा या वायु द्वारा, ड्राई हीट के द्वारा जो है फूड को पका रहे हैं, उसे हम कहते हैं ड्राई हीटिंग मेथड, जिसमें आपके रोस्टिंग आता है, बेकिंग आता है। अब बेक है, बिस्किट कैसे बनाए जाते हैं? बिस्किट पानी डाल के बनाए जाते हैं, बिस्किट तो माइक्रोवेव में बनाए जाते हैं। माइक्रोवेव हो गया, अवन हो गया, सैलेमेंडोर हो गया। सैलेमेंडोर एक इक्विपमेंट होता है, पिज्जा बनाने की मशीन जिसे आप बोलते हैं। पिज्जा बनते देखा है किसी ने? तो पिज्जा गरम गरम अवन, उसे बड़े बड़े सैलेमेंडोर बोलते हैं, उसमें डाला जाता है, फिर पिज्जा पकाया जाता है, ठीक है। ये सारे में ग्रिलिंग तो आपने करी होगी कुछ ना कुछ, जैसे भुट्टा भूनते हैं आप, भुट्टा भूनते हैं गैस पे रख के। तो ये क्या है? ये सब सूखी विधि के द्वारा आप फूड को पका रहे हैं, सूखी विधि के द्वारा फूड का आप निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। बेकिंग जैसे ओवन में हम बेक करते हैं, केक बनाते हैं, या फिर हम बिस्किट्स बनाते हैं, कुकीज बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं। तो बेकिंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग, ब्रॉयलिंग, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब आपके सूखी विधि के द्वारा पकाने के एग्जाम्पल है। ग्रिलिंग तो सबने की होगी, पनीर टिक्का तो बनाया ही होगा कभी ना कभी, भले ही गैस पे बनाया हो, चाहे आपने एक वो भट्टी आती है छोटी छोटी मार्केट में, उसमें बनाया हो, कैसे भी बनाया हो, ठीक है। तीसरी विधि होती है स्टूडेंट आपके ये इसी के हैं, ये तंदूर इसी के एग्जाम्पल्स हैं, ये इसी के एग्जाम्पल्स हैं। तीसरी विधि हम करेंगे स्टूडेंट चिकनाई द्वारा पकाना, फैट के थ्रू पकाना, ठीक। फैट के थ्रू कैसे पकाते हैं आप? भाई फैट के थ्रू 3 तरीके से पकाते हैं, आप बस मेरी बात सुनेंगे। शैलो फ्राइंग, डीप फ्राइंग, ड्राई फ्राइंग। शैलो फ्राइंग जैसे आप पराठा बनाते हो, तो वो शैलो फ्राइंग का एग्जांपल है, ज्यादा तेल वगैरह नहीं, शैलो फ्राइंग में आपने पराठा सेक लिया। डीप फ्राइंग जो आप पूरी कचौरी बनाते हैं, बढ़िया से भटूरे बनाते हैं, पानी आ गया होगा आधे बच्चों के मुंह में, तो उसे डीप फ्राइंग बोलते हैं। तो पूरी कचौरी भटूरे बनाने के लिए हम खूब सारा तेल डालते हैं कढ़ाई में और डीप फ्राइंग करते हैं। समोसा बनाते हैं, डीप फ्राइंग में तलते हैं, मतलब बिल्कुल तेल में ही आपने खाने को पकाया है। और तीसरी चीज होती है स्टूडेंट ड्राई फ्राइंग, उसे क्या बोलते हैं? ड्राई फ्राइंग। ड्राई फ्राइंग में क्या होता है, जो फूड का ही तेल है उसी से आपने फूड को बना लिया। जैसे मूंगफली, जो मूंगफली भूनी जाती है, एक तो मूंगफली छिलके के सहित भूनी जाती है रेत में, वो होती है रोस्टिंग, ठीक। एक जो मूंगफली के दाने आप व्रत वगैरह में खाते होंगे, तो कुछ लोग घी नहीं यूज करते, मूंगफली के ही तेल से आपने उसको क्या कर लिया, रोस्ट कर लिया। या मेवा को, मेवा में कुछ तो अपना ऑयल होता है ना, उसी ऑयल से आपने मेवा को सूखे तवे पर या फ्राइंग पैन में किसी में भी भून लिया, एक्स्ट्रा तेल नहीं डाला। तो ऐसी जो टेक्निक होती है वो ड्राई फ्राइंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ड्राई फ्राइंग। ड्राई फ्राइंग मतलब सूखी टेक्निक। तो फ्राइंग के 3 मेथड हमने पढ़े, शैलो फ्राइंग, डीप फ्राइंग, ड्राई फ्राइंग। शैलो फ्राइंग मतलब आपने जैसे पराठा बनाया कम तेल में, डीप फ्राइंग बहुत तेल में आपने पूरी कचौरी, भटूरे, समोसा ये सब बनाया, डीप फ्राइंग, पकौड़ी बनाई। और ड्राई फ्राइंग क्या होता है, बिल्कुल जो भोज्य पदार्थ में ही जो नेचुरल घी तेल पाया जाता है उसी को आपने भून लिया, उसी में आपने भून लिया, जैसे मेवा भून ली, मूंगफली भून ली, उसे ड्राई फ्राइंग बोलते हैं। एक मेथड आता है आपके स्टूडेंट बाष्प द्वारा पकाना, स्टीमिंग जिसे आप बोलते हैं, जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपके क्या, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में खाना स्टीमिंग से बनता है ना, और ये डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट में क्या करते हैं आप, जैसे इडली बनाते हैं और आप मोमोज बनाते हैं, तो नीचे पानी गर्म करते हैं और पानी गर्म करके उसके ऊपर आप जाली रखते हैं और जाली के ऊपर अपना फूड आइटम रख देते हैं। जैसे इडली के स्टैंड में आपने देखा होगा, नीचे भाई पानी भरा, छोटी छोटी कटोरियां होती हैं, उसके साइड में जाली होती हैं। तो इडली है, मोमोज है, ये सब आप डायरेक्ट स्टीमिंग से पकाते हैं, डायरेक्ट आप स्टीम लगा रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट स्टीमिंग में क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट स्टीमिंग में आप कैसे बनाते हैं, जाली और वो ना रख के कोई डिब्बा बंद करके उसमें फूड रख देते हैं अंदर,
और फिर आप फूड को पकाते हैं हीट से, वाष्प के द्वारा। नीचे पानी खौल रहा है, ऊपर वाष्प से आपका फूड पक रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्टीमिंग। समझ में आ गया? स्टीमिंग सबसे बेस्ट मेथड होता है स्टूडेंट खाना पकाने का। कहते हैं कि इसमें जो है न्यूट्रिएंट का लॉस नहीं होता, ना तो चिकनाई का यूज होता है, ना न्यूट्रिएंट का लॉस होता है। ठीक है, आप आटे के मोमोज बना सकते हैं बढ़िया से सब्जी डाल के खूब सारी उसमें, तो वो बहुत हेल्दी चीज़ है। मैदा का ना बना के आप आटे का मोमोज बनाइए, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, और मतलब वो हेल्दी भी होता है। इडली है बहुत हेल्दी है, ढोकला है बहुत हेल्दी है। इसके अलावा प्रेशर कुकर का टेम्परेचर होता है 120 मिलेगा या 121 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कितना होता है? 250 डिग्री फ़ारेनहाइट। एग्जैक्ट बात करूँ ना तो एग्जैक्ट होता है 249.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसको आप सीधे सीधे लिखेंगे 250 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? और वैसे प्रेशर कुकर का टेम्परेचर कितना होता है सेल्सियस में? 101 डिग्री सेल्सियस। अभी पूछा गया है लेब असिस्टेंट में, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। 120 मिलेगा या 121 डिग्री सेल्सियस मिलेगा? और फ़ारेनहाइट में आपसे पूछ रहे तो 250 डिग्री फ़ारेनहाइट, या आपके होता है 249.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। बेकिंग का टेम्परेचर सुन लीजिए। बेकिंग जो तंदूर होता है, भट्टी जिसमें बेक करते हैं, अवन में बेक करते हैं, तो अवन में जो टेम्परेचर होता है वो आपके सेम 120 से शुरू होकर के 250 होता है, 250 डिग्री सेल्सियस। मतलब 120 अभी मैंने कितना बताया था फ़ारेनहाइट में? 250 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 450 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये टेम्परेचर है आपके बेकिंग का। बेकिंग जो आप तंदूर वगैरह में पकाते नहीं है, केक पकाते हैं, ब्रेड पकाते हैं, कुकीज बनाते हैं, अवन में बेक करते हैं, तो उसका टेम्परेचर इतना होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। तो एम आई क्लियर और नॉट? मेथड्स ऑफ कुकिंग क्लियर हो गया, मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन क्लियर हो गया। प्रिजर्वेशन हम 4 तरीके से कर सकते हैं, ठंडी विधि से, दूध को खला करके, गर्म विधि से, बिल्कुल सुखा करके नमी को, और या फिर कोई हम केमिकल यूज कर लें, ऐसे करते हैं हम फूड को प्रिजर्व। क्लियर? कुकिंग कैसे करते हैं? कुकिंग भी हम या तो जल द्वारा करते हैं, या सूखी विधि से करते हैं, या चिकनाई द्वारा करते हैं, या वाष्प द्वारा करते हैं। वाष्प मतलब हीट के द्वारा। ठीक है, अब आप बोलेंगे हम जल द्वारा वाष्प द्वारा में डिफरेंस क्या है? जल में हम फूड को जल के अंदर डाल देते हैं, जैसे बॉइलिंग करते हैं तो फूड को हम जल के अंदर डाल के बॉइल करते हैं। लेकिन वाष्प में क्या होता है? हम स्टीम से, जो भाप निकल रही है उससे हम फूड को पकाते हैं। ठीक है, इडली को आप डायरेक्ट पानी में नहीं डालते हैं, जब आप क्या करते हैं? वाष्प के थ्रू पकाते हैं। वाष्प के थ्रू आपका ये बर्तन है, ये नीचे गैस है, गैस जल रही है, और इसके ऊपर एक जाली रखी है आपने, यहाँ पानी है आपका। इस पानी में जो ये फ्लेम बन रही है, इस फ्लेम में आप अपनी जो है जाली के ऊपर अपने मोमोज रखे हुए हैं और ऊपर से ढक दिया है, और आपका फूड बन रहा है। लेकिन वाटर में क्या करते हैं? जब आप जल के द्वारा पकाते हैं तो क्या करते हैं? ये बर्तन है, ये इसमें जल भरा हुआ है, नीचे से आपके आग लगी हुई है, और फूड को आपने इसी में डाल दिया, डायरेक्ट, और फिर आप क्या कर रहे हैं? उसको बॉईल कर रहे हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? एम आई क्लियर? कोई दिक्कत है किसी को फूड्स प्रिजर्वेशन में या फूड के मेथड ऑफ कुकिंग में? टेम्परेचर मैं पूछूंगी सब क्वेश्चन में, सबको पता होने चाहिए, मैं सारे टेम्परेचर बता चुकी हूँ। गामा रेस किसके लिए यूज होता है? रेडिएशन के लिए यूज होता है। ठीक है, सारा कुछ क्लियर हो गया, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब हमने पढ़ लिए हैं। आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है स्टूडेंट्स, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच। ये फर्स्ट क्लास आपकी मैराथन के यहीं पे ख़त्म होती है। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है कि आप इतना पढ़िए, डेफिनेटली आपको इतना हेल्प करेगा। ये चीज़ें आप पढ़िए, कोई दिक्कत होती है आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको डिटेल वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगी। और अब हम बात करेंगे आगे, इसके जो टॉपिक बचे हुए हैं। एक बार जरा मुझे सिलेबस देखने देना, 1 मिनट देना। आहार विज्ञान में हमने बात कर ली पौष्टिकता की संकल्पना, क्या बोल रही हूँ मैं, आहार संरचना, संतुलित आहार, आहार का वर्गीकरण, उनका। अब ये बात करेंगे हम, ये जो है थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन, खाद्य संरक्षण, मिलावट नहीं करी, खाद्य संरक्षण तो कर लिया, फूड के मेथड भी कर लिए। अब ये करना है, जैसे ज्वर में, टाइफाइड में, अल्सर में, मधुमेह में, गुर्दा में, इसमें रोगियों के लिए आहार। मानव शरीर की संरचना तो अलग चली रही है, भोजन का पाचन, अवशोषण, चयापचय, सामान्य रसायन, यही बचा है, 2-4 टॉपिक बचे हैं। तो कल थेराप्यूटिक की बात हो जाएगी, डाइजेशन की बात हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन की बात हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म की बात हो जाएगी, और खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑलवेज सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट, और अपना ध्यान रखिए, कोई भी परेशान नहीं होगा, मोटिवेट रहिए, कोई दिक्कत है आप मुझसे पूछिए, मैं आपको टॉपिक बिल्कुल पढ़ाऊंगी। क्लियर? बाय बाय स्टूडेंट्स।